हाय एवरीवन। तो आज जो है हम फंक्शन का लेक्चर 1 कवर करने वाले हैं आईयूक्यूएम के लिए। फंक्शन के अपन 2 लेक्चर कवर करेंगे और इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज का आइडिया कि क्या होते हैं, डोमेन रेंज के छोटे छोटे सवाल। और फिर अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे होंगे जिसमें अपन मोड फंक्शन पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके डोमेन रेंज क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड डोमेन रेंज के सवाल कैसे होते हैं, ये सब करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फंक्शन के डेफिनेशन से। तो सेट्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर है ना, इस प्रकार से वेन डायग्राम बता रखा, मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू का एक सेट है, ए बी सी डी का एक सेट है, और मैपिंग कर रखी है कि एक्स से एक्स इज रिलेटेड टू बी, वाई इज रिलेटेड टू ए, ऐसे जेड का डी, डब्ल्यू का सी। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से लेकर सेट बी की तरफ, तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन में क्या दो चीजें हैं। अंग्रेजी नहीं पढ़ के मैं अपनी भाषा में आपको बता देता हूँ कि सेट ए के जितने एलिमेंट है सबका कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर खाली पड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट खाली पड़ा हुआ है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव, ऐसा है ना, ओनली वन इमेज इन सेट बी या यूनिक इमेज इन सेट बी। इसका मतलब क्या, सेकंड फर्स्ट कंडीशन क्लियर, सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है उन सब का जो इमेज है वो यूनिक होना चाहिए उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अपनी भाषा में बात करूं तो किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। यानी कि x का इमेज अगर b दिखा दिया है तो अब x का इमेज अगर c भी दिखा दूंगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। डन। तो ये जो आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है ये अपने आप में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा समझा देता हूँ। जैसे ये देखो, ये फंक्शन है या नहीं है? हाँ ये फंक्शन है। कैसे? सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं सेट ए के। हाँ, क्या सबकी एक एक इमेज ही है? हाँ सबकी एक एक इमेज ही, किसी की डबल इमेज नहीं है। दोनों कंडीशन ठीक है, इसलिए ये फंक्शन है। जैसे ये है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो देखो वाई का जो है कहीं इमेज बना ही नहीं रखा है, वाई तो खाली पड़ा हुआ है। तो फिर सारे एलिमेंट जो सेट ए के हैं उनकी इमेज नहीं आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बना रखा है, क्या सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं? हाँ कवर हो रहे हैं, 1 2 3 4 सबका इमेज आ रहा है। क्या सबका एक एक इमेज आ रहा है? हाँ सबका एक एक इमेज आ रहा है। इसमें एक छोटा सा डाउट आपको हो सकता है कि दो की इमेज बी है, तीन की इमेज भी बी है। हाँ चलेगा मेरे को, क्योंकि दो की इमेज बी है ना, तो दो की इसके अलावा और कोई इमेज नहीं है। किसी एलिमेंट की मल्टीपल इमेज नहीं हो सकती। हाँ दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती, वो चलेगा फंक्शन में। ठीक है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट आ जाता है कि सेट बी के अंदर एक एलिमेंट खाली है, वो हाँ होगा। मैंने बोला था कि सेट ए के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, वो हो रहे हैं, सबका एक एक इमेज है, हाँ है, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने कर ही लिया था, ये फंक्शन है, आज स्टार्टिंग यहीं से की थी अपन ने। अच्छा ये देखो, अब इसमें एक चक्कर पड़ गया कि एक्स की इमेज कितनी दिखा रखी, दो, ए और बी, डबल इमेज नहीं हो सकती। यूनिक इमेज की बात हुई थी सबके, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सारे एलिमेंट भले ही कवर हो रहे हैं पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर धोखा दे रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फंक्शन जैसे डिफाइन होता है तो आपसे अगला सवाल होता है डोमेन कोडोमेन रेंज का, और आपके लिए जनरल सवाल जो है डोमेन रेंज का ही होगा। कोडोमेन तो जनरली क्वेश्चंस में दे ही रखा होता है। तो आप ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पर है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, है ना, और यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि 1 2 3 4 ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट बी है, और मैपिंग कुछ ऐसे दिखाई कि जेड का मैपिंग 3 और डब्ल्यू का मैपिंग भी 3 है। ठीक है। चलिए ऐसा मैंने एक डायग्राम कंसीडर किया। पहला सवाल ये है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन ये होता है कि भाई सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे के सारे डोमेन का हिस्सा है। तो डोमेन होगा अपना एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, ये अपना डोमेन है। ठीक है। अब अगर कोई मान लो पूछे कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन भी बहुत सीधा है। सेट बी के जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो सेट ए से रिलेटेड है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, सेट बी के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे कोडोमेन का पार्ट होते हैं। दैट इज 1 2 3 4 सारे के सारे कोडोमेन है। अब एक बात आ चुकी है, रेंज। रेंज वो वाले सारे एलिमेंट का सेट होता है जो सेट ए से रिलेटेड है।
यानी कि आउटपुट, ऐसा आपने x पुट किया 2 आ रहा, y पुट किया 1 आ रहा, z पुट किया 3 आ रहा, तो ये वैल्यू आप पुट कर रहे हो इस फंक्शन में जो कि f है, और आपको ये सब पुट करने पर 1 2 3 मिलता जा रहा है। 1 2 3 आपके आउटपुट का हिस्सा है। 4 कभी भी नहीं आ रहा आउटपुट में, इसलिए 4 जो है रेंज में नहीं आएगा। समझ गए बात को? इसको और अच्छा अगर समझाना चाहें तो देखो, फंक्शन को लिखेंगे ऐसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यूँ समझ लो, ये सारी जो है ये वैल्यूज ऑफ x हो गई, अगर ऐसे समझना चाहें अपन तो। और ये इधर जो है ये एक तरीके से जो जो वैल्यूज रिलेटेड है ये वैल्यूज ऑफ y होगी। तो ये जो x की वैल्यू आप फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हो, ये आपके लिए एक तरीके से अपनी भाषा में बात करें तो इनपुट का काम करेगी। जैसे आपने यहाँ पर x को x पुट किया, y पुट किया, z पुट किया, w किया, तो ये आपके इनपुट है। और अगर अच्छी भाषा में बात करेंगे तो इसी को अपन क्या बोलेंगे कि ये डोमेन है। तो डोमेन मतलब इनपुट हो जाता है। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको मिला क्या, 1 2 3। तो 1 2 3 क्या हो गया आपके लिए आउटपुट, और आउटपुट ही अपना क्या कहलाएगा यहाँ पर y। और आउटपुट को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये होगा अपना रेंज। आपको डोमेन और रेंज के सवाल पूछेंगे। डोमेन मतलब x की वैल्यू, आउटपुट रेंज मतलब y की वैल्यू। ठीक है। कोडोमेन आपके काम का नहीं है ज़्यादा। कोडोमेन जनरली एग्जाम में दे रखा होता है, कोई खास चिंता की बात नहीं है। फंक्शन को जो ऐसे लिखते हैं ना, बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी लिखते हैं ए से बी। तो ये ए हो गया अपना डोमेन, यानी कि सेट ए, और ए से बी जो बी वाला सेट है वो अपना कोडोमेन होता है। और रेंज तो अपने को निकालना पड़ता है ना। एक चीज़ और है, मैं ऐसा बोल ही देता हूँ कि कोडोमेन हमेशा रेंज से बड़ा ही होगा। बराबर भी हो सकते हैं अगर z का मैपिंग 4 से कर देते, तो कोडोमेन 1 2 3 4 तो है ही, रेंज भी 1 2 3 4 हो जाता है। इन दैट केस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, बट इन जनरल कोडोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बहुत बेसिक सवाल की डोमेन के क्वेश्चन आते कैसे हैं, मतलब ये तो आपसे पूछेगा कोई नहीं, पर डोमेन समझाने के लिए तो स्टार्टिंग में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना, ताकि आपको डोमेन समझ आए। जैसे पहला सवाल है कि एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है, आप बताओ डोमेन क्या है। डोमेन मतलब ये कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज मैं अपने इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकता हूँ। आई थिंक वो बहुत क्लियर है कि एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। रूट लगा हुआ है तो नेगेटिव वैल्यूज आप पुट नहीं कर सकते। इन जनरल आप कैलकुलस में रियल नंबर्स पे डील करते हो इसलिए। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। इसको अपन ऐसे भी दिखा देते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, जिसमें 0 चलेगा, 0 चलेगा, रूट के अंदर 0 आता है। ठीक है, 0 का रूट जो है 0 ही होता चलेगा, तो ये अपना डोमेन हो गया। सेकंड, 1/x फंक्शन दे रखा है, इसमें कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सब चलेगा क्या? सारी पॉजिटिव वैल्यूज चलेगी? हाँ चलेगी। नेगेटिव वैल्यूज चलती है क्या? कभी नीचे 0 आ सकता है? नहीं, नीचे 0 नहीं आ सकता है, ये गड़बड़ है। तो इसमें क्या लिखेंगे, x की वैल्यू देखो 0 नहीं हो सकती, बाकी सब चलेगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि x बिलोंग्स टू r, सारी वैल्यूज, उसमें से कौन सी वैल्यू हटानी है आपको, 0। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऐसे भी लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 पे एक ब्रेक दे के लिखते हैं। ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट डोमेन ही निकालना। अच्छा, 1/x-1, 1/x-2। अब इसकी दिक्कत मेरे को समझ में आई गई, अभी करवाया कि नीचे वाला पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो x-1 कभी 0 नहीं होना चाहिए, x-2 भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू कभी 2 नहीं होनी चाहिए। नहीं तो 1 पुट कर सकते, नहीं 2 पुट कर सकते हो। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r में से वो वाली वैल्यूज हटा दो जिसके लिए मना कर रहे हैं, वो है 1 और 2। ये इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जैसे अगला सवाल है रूट ऑफ 4x-x²। तो भाई कंडीशन क्या है कि 4x-x² जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। इसको अपन थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए इनइक्वालिटी सोल्व करते हुए, ऐसा बना दिया। फिर अपन ने इसको ऐसे लिखा कि x इंटू x-4 लेस देन इक्वल टू 0। फिर अपन ने एक नंबर लाइन बनाई, इनइक्वालिटी सोल्व करना आपको छोटा मोटा आना चाहिए, वे भी कर्व है ना। ये 0 और 4 मार्क किया, जिनको नहीं आता वो सुन लो। जो भी आपके जहाँ पर ये 0 हो रहे हैं वो सारे नंबर लाइन पे पॉइंट्स मार्क कर लिया करो। फिर किसी भी एक इंटरवल को पकड़ लो, जनरली पहली इंटरवल को पकड़ लेते हैं यहाँ से इधर। इसमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करो, कोई भी एक वैल्यू सोचो आपके मन में। जैसे मैंने सोचा 5, मैंने 5 या पुट किया 5, 5 - 4 1, 5 × 1 5 हो गया, मतलब 5 आ रहा आंसर।
और मैं उसको कंसिडर करूंगा कि वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होता है कि 4 से इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, उसको पुट करने पर ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा पॉजिटिव ही होगी। फिर इसी प्रकार से 0 से 4 में आप एक वैल्यू उठाओ, मैंने 1 उठाई, 1 यहाँ पुट की तो 1 इंटू 1 माइनस 4, -3 आ रहा, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव मार्क कर दिया। और फिर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 0 में कोई एक वैल्यू उठाना, पॉजिटिव आ जाएगा। वेविकर जिसको नहीं आता सीख जाओ बस। और क्या चाहिए अपने को उसके बारे में अगर बात करें तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होगी, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव इस वाले जोन में हो रही है, ये मेरा आंसर है। इसको अपन कैसे लिख देंगे, 0 से लेके 4, 0 और 4 भी आएगा, पुट कर सकते हैं। तो ये डोमेन का बहुत बेसिक आइडिया है, इससे आप डोमेन के क्वेश्चंस की आइडिया लगा लो, है ना। अच्छा, जैसे अब ये दो सवाल, मतलब दो सवालों को जोड़ दिया जैसे यहाँ पे जोड़ा था, तो अब करना कुछ नहीं होता, इसका डोमेन अलग निकाल लो, उसका डोमेन अलग निकाल लो, और इंटरसेक्शन जो कॉमन पोर्शन है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में आपको होमवर्क बहुत मिलेगा, हम आज का जो भी लेक्चर है उसमें तो 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये अपना होमवर्क का पहला सवाल है, ठीक है ना। ऐसे आपको 5-7 सवाल आज मेरे हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो डोमेन का एक बेसिक आइडिया लेने के बाद अपन अब जो है रेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 2 में रेंज का काफ़ी आइडिया दे दिया है, वहीं से कंटिन्यू वापस करते हैं। जैसे रेंज निकालना, अच्छा रेंज का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है आई थिंक कोस 2 थीटा का, तो ये कोस 2x है। अच्छा कोस 2x की रेंज क्या होगी, कोस 2x की रेंज जो कोस x की रेंज वैसी कोस 2x की रेंज, आई थिंक कोस -1 से 1 होता है, बात खत्म, ये इसकी रेंज। तो रेंज में y की वैल्यू निकालनी, डोमेन में x की वैल्यू निकालनी, ये चीज़ आप दिमाग में बिठाओ। रेंज के क्वेश्चन थोड़े से अलग आएंगे, शायद आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने जो है ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में भी लिया है ना, जिसमें अपन रेंज निकाल रहे थे। कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, मैंने तुरंत जो है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ऑब्जर्व किया और मैंने लिखा a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1, समझ आता है। ये वापस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 इंटू एक्स बाई 2। अच्छा ये कितना हो गया, कोस एक्स, और कोस एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो एक बात आप ये भी समझो कि रेंज की क्वेश्चन निकालते समय थोड़ा बहुत क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, थोड़ा बहुत क्या करना ही पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होते हैं, दूसरे फॉर्मूले भी यूज हो ही जाते हैं, छोटे मोटे जो भी होते हैं ना, ठीक है। तो रेंज के क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे आपको पूछा है कि भाई इसका रेंज निकालो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री के फंडे पता होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, थोड़ा थोड़ा होल स्क्वायर बनाने का आइडिया भी बच्चों को होता ही है। तो आई थिंक मैं ऐसा समझा सकता हूँ इसमें कि यार ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 और +2, मतलब 6 को 4 + 2 लिख दिया। क्यों लिखा, मेरे को ये तीनों टर्म मिलाकर होल स्क्वायर दिख रहा था, तो मेरे को ए स्क्वायर दिख गया, 2a भी दिख गया, बी स्क्वायर चाहिए था इसलिए। तो ये मेरे हिसाब से x-2 का होल स्क्वायर है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब आप ये तो जानते ही हैं कि यार देखो होल स्क्वायर है तो किसी भी होल नंबर का होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा ही होता है, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना, 0 से बड़ा ही होगा। उसमें आपको बोल रहे हैं कि 2 ऐड कर देना, कर देंगे, रूट लगाने को बोल रहे हैं, लगा देंगे। तो जो y का वैल्यू है वो आ गया 2 से लेकर इन्फिनिटी, इसके ऊपर रूट लगाना है, तो ये आ गया √2 से लेकर इन्फिनिटी। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो मतलब ये बेसिक आइडिया है कि होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, अब नहीं पता है तो सीखो, बात खत्म, है ना। ऐसे आगे बढ़ते हैं, रेंज ही निकालना है, कोस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा समझो ये 1 तो ऐड करना है, ये 3 तो ऐड करना, होल स्क्वायर कर लेंगे। वेरिएबल पार्ट क्या है, वेरिएबल पार्ट आई थिंक कोस एक्स है, और कोस एक्स की रेंज अब हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर अपन ने कर लिए हैं, नहीं किए तो कर लो, है ना। तो कोस की रेंज होती है -1 से 1, उसमें 3 ऐड करना, कर देंगे, उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है, उसमें +1, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन को खींच के लेके आना है, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 3 + 1 कितना हो गया 4, इसका अपन करते हैं होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4, ये आएगा 16, इसमें अपन 1 ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 17। तो इसकी जो रेंज है वो आएगी 5 से लेकर 17। समझ गए बात को।
ये बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए हैं डोमेन रेंज के, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसे डोमेन रेंज के क्वेश्चन आएंगे। मतलब इनमें अब कॉम्प्लिकेशन में फंक्शन चेंज करूंगा, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, मोड सब आते रहेंगे, जो अभी आज अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर फंक्शन के छोटे मोटे क्वेश्चन अगर पूछने होते हैं किसी को, तो एक आध क्वेश्चन तो ये बना ही देते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन है ना, कौन सा फंक्शन नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फंक्शन चेक करने के लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट है, बेसिक डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली, वहां से भी चेक कर सकते हैं। पर मान लो फंक्शन का ग्राफ दे दिया आपको, 4-5 ग्राफ दे दिए और बोला कि बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन है, तो उसके लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, तो मैं आपको अपने हिसाब से एक बार बता देता हूँ कि जैसे मान लो ऐसा आपको एक इक्वेशन दे रखा है, x² + y² = 25। और आई थिंक सब लोग समझते हैं शायद कि यार ये जो है एक सर्कल का इक्वेशन है ना, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो कितना है, 5 है ना। आई थिंक सर्कल में थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया, ज्योमेट्री जब बताया होगा, है ना। तो मैं एक बार ये सर्कल बना ही देता हूँ। जैसे ये अपना एक सर्कल है ना, और सेंटर 0 0, सेंटर हमको देखते ही पता पड़ गया, सेंटर रेडियस निकालना मैंने समझा ही दिया है। और ये 5,0 आएगा क्योंकि रेडियस इसकी 5 है। अब सवाल ये है कि ये अपना सर्कल है, मान लो इक्वेशन दे दी या मान लो ग्राफ दे दिया, लेट से थोड़ी देर के लिए ग्राफ ही दे रखा है, और बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के अपन चेक कर सकते हैं। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि भाई जो भी ग्राफ दे रखा है इसमें आप एक वर्टिकल लाइन खींचो, वर्टिकल लाइन समझ गए, लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे एक लाइन खींचो, खींच दी। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ये है कि अगर जो लाइन आपने खींची है वो आपके ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करे, अगर एक से ज्यादा बार कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। वो लाइन आपके ग्राफ को सिर्फ एक बार ही कट करनी चाहिए। ठीक है, ये अपनी भाषा में मैंने आपको बताया। जब मैंने इस लाइन को खींचा तो वो लाइन जो है इसको 2 बार कट कर रही है, वर्टिकल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? लॉजिकली समझते हैं आखिर हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो y² की वैल्यू मैंने लिखी कि 25 - x², और मैंने क्या किया कि एक काम करो यार, x की वैल्यू 3 पुट कर दो इसमें, तो y² कितना आ गया, 25 - 9, y² कितना आ गया, 16, और y की वैल्यू कितनी आ गई, +-4। क्या समझे? मैंने तुमको बोला है कि x की वैल्यू 3 पुट करो, तुमने पुट की, उसको पुट करने पर जो y की वैल्यू आई, भाई वो तो 4 भी आ गई और -4 भी आ गई। तो अगर इसको डायग्राम, वेन डायग्राम से सोचो, जो तुम्हारी फंडामेंटल डेफिनेशन थी, तो 3 को पुट करने पे 4 भी आ रहा है, 3 को पुट करने पे -4 भी आ रहा है। तो एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई ना, और बात ही ये हुई थी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ में 2 जगह कट करने का मतलब है कि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू जनरेट हो रही है, और सोच सकते हो कि लेट से अगर ये 3 है तो ये +4 है और ये -4 है। समझ गए बात को? ठीक है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी ग्राफ दे रखा हो तो आपको एक वर्टिकल लाइन खींच के देख लेना है, ठीक है, बात खत्म। तो let y equal to f of x represents a function. If y equal to f of x represent a function, then a line drawn parallel to y axis, that is vertical line, should intersect the curve at most one point, maximum एक पॉइंट पर, है ना, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं कट करना चाहिए, बात खत्म। ठीक है ना, बड़े आगे जैसे अब अच्छा, इसमें फालतू डाउट नहीं आने चाहिए कि सर हम तो लाइन यहाँ खींचेंगे इस जगह पर, वो देखो एक ही जगह, तो फिर इन जनरल बताना, मैं पास में खींच के देखूंगा 2 जगह कट कर रही है, तो गलत चीज पहले दिखनी चाहिए, है ना, सही चीज तो एक जगह ही दिख रही है। चलिए, डोमेन रेंज का आइडिया दे दिया, फंक्शन क्या होता है आइडिया दे दिया, फंक्शन की डेफिनेशन पता है, और अब अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहला टाइप है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको अपन जो है मोड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो देखो मैं आपको आज मॉड, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये 4-5 फंक्शन टाइप पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आपको इन टाइप का एक तो छोटा मोटा ग्राफ पता होना चाहिए जो भी है,
इनके फंडे क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है वो पता होनी चाहिए, और फिर इनके बेसिस पे छोटे मोटे डोमेन रेंज के सवाल और इनकी प्रॉपर्टीज, है ना। मोड फंक्शन, देखो मोड फंक्शन जनरेट कहाँ से होता है उसकी बात पहले करते हैं। एक्स स्क्वायर के ऊपर अगर रूट लगता है ना, तो उसको अपन जो है मोड एक्स बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, मोड एक्स, है ना। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसका सीधा फंडा है कि तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इवन इफ यू सब्स्टिट्यूट नेगेटिव वैल्यू, है ना। जैसे अगर कोई बोले कि -5 के ऊपर मोड लगा दिया तो आंसर कितना आएगा, 5, क्योंकि मोड का सीधा काम है आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर 5 का मोड पूछ रहे हैं तो वो तो 5 आएगा ही आएगा। तो ये नेगेटिव का आंसर भी पॉजिटिव में ही बताएगा। ये इसका फंडा है। तो अब डिफाइन कैसे करें, तो समझो कि अगर इसके अंदर तुम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर रहे हो तो चलेगा, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को पॉजिटिव आउटपुट ही देना है, तो जो वैल्यू पुट करोगे वही मेरा आंसर है। जैसे आपने 5 पुट किया, 5 आंसर आ गया। पर अगर आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो ये अपने आप में आंसर बताएगा -x का। आखिर -5 से +5 हुआ कैसे, तो अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो आपने -5 पुट किया तो मोड बोल रहा है कि मेरा आंसर होगा -x। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे सोचो, तुमने -5 पुट की तो -5 और आगे एक और माइनस लगा हुआ है, हो गया ना +5। ठीक है, तो इस तरीके से मोड चलता है। हाँ, अगर इसके अंदर 0 पुट करोगे तो 0 तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मोड का डेफिनेशन है। अगर मोड के आप हल्के बुल्के ग्राफ की बात करते हो तो उसका आइडिया मैं तुमको दे देता हूँ, है ना। जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है अपने, और अगर मोड के बारे में आपसे ग्राफ पूछ रहे हैं तो मोड का ग्राफ होता है -x नेगेटिव वैल्यू के लिए ऐसा, है ना, और +x पॉजिटिव वैल्यू के लिए कुछ ऐसा, और 0 पर वैल्यू कितनी है, 0, जो अपने को ग्राफ में दिख रही होगी। तो हल्का फुल्का स्ट्रेट लाइन बनाने का वो आदत जो है, जो आप पॉइंट पुट करके बनाते हो वो भी बना सकते हो, चलेगा मेरे को। ये आपके मोड का ग्राफ है ना, जिसमें ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा पार्ट, जिसमें आपका फंक्शन कैसा है, x है, और ये कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आपका फंक्शन जो है -x है, ये 0 पे 0। ठीक है, अगर टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो मोड का आपको डोमेन पता होना चाहिए, मोड का आपको जो है रेंज पता होना चाहिए। डोमेन की बात करें तो मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ, नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ, 0 पुट कर सकते हैं, हाँ। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जो पुट नहीं कर सकते, सब पुट कर सकते हो। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा आर। ठीक है, अच्छा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो रेंज है आउटपुट, पहले ही बात हो गई थी, आउटपुट तो पॉजिटिव ही आएगा, आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगा। अब अगर पॉजिटिव ही आएगा तो इसको कैसे लिखोगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से ऊपर ऊपर ही ग्राफ है, नीचे नहीं आ रहा। ग्राफ से भी देख सकते हो, क्योंकि रेंज y की वैल्यू होती है ना, तो y एक्सिस पे चले जाओ और देखो ग्राफ कहाँ बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड की कुछ प्रॉपर्टीज देखो। √(x²) मोड x होता है, डन। x² का मोड या x² या मोड x का स्क्वायर, ये अपने लिए एक ही बात हो गई, क्योंकि भाई x² के ऊपर मोड कौन लगाता है, x² पहले से पॉजिटिव होता है, मोड लगाने का सेंस ही नहीं है। तो मोड ऑफ x² और x² एक ही बात है। मोड x का स्क्वायर, हाँ चलेगा, क्योंकि अगर x पॉजिटिव हुआ तो x² है, ये नेगेटिव हुआ तो -x का होल स्क्वायर भी x² ही होता है, तो ठीक है, ये डन। थर्ड, मोड x अगर a के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, सोच के देखो। किसी का मोड जो है, मैं बोल रहा हूँ 5 के बराबर आ रहा है, मोड x 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो तुमको ये सोचना है कि मोड किस किस का 5 आ सकता है। तो आई थिंक एक तो 5 का मोड 5 ही आएगा, है ना। और एक -5 अगर पुट करोगे तो भी मोड कितना आ जाएगा, 5। तो अगर मोड x 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, +-5। तो ऐसा भी समझ सकते हो कि मोड अगर अपन ने हटाया तो जो आगे आपको क्या लगाना होता है, +-। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए छोटे मोटे इक्वेशंस रिलेटेड पार्ट। अब इनइक्वलिटीज, तो 3 इनइक्वलिटीज मोड की याद रखनी है। अगर मोड x जो है a से कम है तो x की वैल्यू -a से a के बीच में होगी। अगर मोड x a से ज़्यादा है तो x की वैल्यू होगी a से ज़्यादा। अच्छा, मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ, देखो कि इनइक्वलिटीज का थोड़ा आइडिया है ही आपको, तो यूँ समझो कि मोड 2 पार्ट में खुलेगा। जैसे मैं 6 से समझाना चालू कर रहा हूँ, अभी 6, 5, 4 ऐसे समझाऊंगा। तो मोड की वैल्यू a से b के बीच में, सोचो कि मोड प्लस में खुला है
तो x बिलोंग्स टू a से b, अगर मोड प्लस में खुला है तो x की वैल्यू a से b ये रहा। तो मोड माइनस में भी तो खुल सकता है, तो उस केस में कैसा लिखा होगा ये कि माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। अब अगर माइनस साइन इधर ले जाओगे तो कितना बनेगा, माइनस ए और माइनस बी, और इंटरचेंज तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि माइनस साइन जा रहा, स्विच करना पड़ेगा। तो दो पार्ट में आंसर सोचो, एक बार एक प्लस एक्स के साथ, एक बार माइनस एक्स के साथ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर प्लस में ओपन किया है तो x ग्रेटर देन ए, ये रहा, ए से इन्फिनिटी ग्रेटर देन ए, मतलब अगर मोड माइनस में खुल रहा है तो माइनस एक्स ग्रेटर देन है, तो माइनस उधर लेके जाओगे तो साइन बदलना पड़ेगा, तो लेस देन माइनस ए आएगा, ये रहा लेस देन माइनस ए वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो। इस प्रकार से आप फोर्थ पार्ट भी सोच सकते हो, है ना, कि अगर प्लस में खुल रहा है तो लेस देन ए है ही है, और अगर माइनस में खोलेंगे तो माइनस ए से ज़्यादा होना चाहिए, तो माइनस ए से ज़्यादा और ए से कम, तो माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है भाई, डन। ये तो हो गई इनइक्वलिटीज़, ये इक्वलिटीज़ की बात हो गई। और ये थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर कहीं दिख जाए तो मतलब ऐसा आप कर सकते हो, नहीं दिखे तो ठीक है ना। अब ये कब काम में आएंगे, इनके बारे में बातचीत में थोड़ी देर बाद ही करूँगा, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये अभी होल्ड पर है, क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। फाइंड एक्स, मॉड ऑफ 3x प्लस 2 जो है 5 के बराबर है, एक्स की वैल्यू निकालनी। तो आई थिंक अभी बताया कि मॉड एक्स अगर a के बराबर है तो ये 5 के बराबर भी हो सकता है, और ये जो है -5 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ से अपन 3x की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 3 आएगी, और 2 उधर जाएगा तो कितना आएगा, -7। x की वैल्यू या तो 1 आएगी, और इधर कितना आ जाएगा, -7/3। बात समझ में आएगी। मोड का बहुत बेसिक सवाल कि ऐसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। x-2 और x-4 का जो मोड है, दोनों का सम है ना 6 के बराबर है। इस पे भी रुकते हैं एक बार, पहले अपन इनइक्वलिटीज जो पढ़ा है ना एक बार फटाफट वो निपटा देते हैं। तो तीसरा पार्ट है कि ऐसा मोड एक्स लेस देन ए, दिख गया होगा ये। और इसके बारे में क्या समझाया था कि x जो है -a से a के बीच में होगा, तो इसमें जो है अप्लाई करेंगे अगर, तो ये जो है -4 से +4 के बीच में होगा, तो ये आ जाएगा 6, और इधर आ जाएगा ये -2। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी -3/2, और 3 इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 2। बस बात खत्म। माइनस ए से ये होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो 2 इधर गया तो -2, और फिर 3 से डिवाइड किया, 3 में दोनों डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, डन। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, सॉरी, ये -2/3 है ना, 6/3 2 हो गया, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है, -2/3, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब x² + 5x < 6, तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। इसी का क्वेश्चन जो फंडा है वही फंडा इधर भी अप्लाई करना है। वही फंडा मैंने अगर इधर अप्लाई किया तो ये आएगा -6 से 6 के बीच में। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब पिछले क्वेश्चन में लीनियर था, ये क्वाड्रेटिक है, अब इसको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो x² + 5x < 6 एक पार्ट तोड़ दिया अलग, ये वाला, फिर एक पार्ट ये अलग निकाल लेते हैं, तो ये आ गया कि x² + 5x > -6, और दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू है। तो ये आ गया कि x² + 5x -6 < 0, और इधर आ गया x² + 5x + 6 > 0। अच्छा, इसको लिख सकते हैं x + 6x - 1 <= 0, और इसको लिख सकते हैं x + 2x + 3 > 0। ठीक है। अच्छा, इसका जो आंसर है नंबर लाइन पे बना के देख लेना है ना, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ -6 से 1 के, बता ही दूँ एक बार और, है ना, कि भाई आप जहाँ जहाँ पे 0 हो रहा है वो पॉइंट मार्क करोगे तो -6 और एक आएगा 1, फिर आपको मैंने वो प्लस माइनस वाला सिखा ही दिया, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। जिनको नहीं पता वो वैल्यू पुट करके करे, जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है, अल्टरनेट साइन मेंटेन होता है। अगर इवन पावर नहीं है तो पहला वाला हमेशा पॉजिटिव ही होगा, गिवन दैट लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। जिनको नहीं आता टेंशन मत लो, तुम वैल्यू पुट करके देख लो, बात खत्म। और क्या चाहिए मेरे को, < 0, < 0 कहाँ आएगा, इस वाले जोन में आएगा, तो -6 से 1 = चलता है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अब इसका आंसर मैं सीधा लिख रहा हूँ, -∞ से -3 यूनियन -2 से लेकर इन्फिनिटी।
ये भी वैसे ही नंबर लाइन बना के वो भी बता देता हूँ कि उसके पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। -3 आएगा एक तो -3 यहाँ आएगा, फिर -2 और ये इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये काम तुम करोगे। और मेरे को इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए एंड ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ठीक है, इंटरसेक्शन कॉमन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, कॉमन जोन क्या है। आई थिंक एक तो ये कॉमन जोन है और एक जो है ये कॉमन जोन है। तो अपना आंसर होगा जो दोनों का इंटरसेक्शन है, जो दोनों में कॉमन है, वो होगा -6 से -3 यूनियन -2 से लेकर 1। ये मेरा आंसर है। ठीक है भाई, डन। तो ये मोड का जो इनइक्वलिटीज के बेसिक जो क्वेश्चन है वो है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, x² - 6 mod x + 8 इज लेस देन 0। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी काम कर लेते हैं कि क्या बोलते हो, x² को mod x का स्क्वायर लिख दें। क्यों लिख दें? क्योंकि आगे जो है mod x लिखा हुआ इसलिए, ताकि पूरी इक्वेशन मोड में डील कर पाऊँ मैं। और ये फैक्टराइज हो रहा है आराम से कि mod x - 2 और mod x - 4 इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा कि mod x जो है 2 to 4 है। अगेन कैसे भाई, बार बार अब मैं धीरे धीरे बंद कर दूंगा, है ना। ये 2 4 और वही प्लस माइनस और प्लस, या फिर बहुत सारे बच्चे mod x को डीपुट करके करेंगे, वो भी चलेगा मेरे को। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना, है ना, डन। अब ये तो mod x का आंसर है, मेरा क्वेश्चन तो फाइंड x है। तो अब इसमें वो वाली चीज लग जाएगी कि mod x अगर a से b है तो x क्या होगा, ऐसे सोचो। एक बार प्लस में खुला होगा तो 2 से 4 एज इट इज, एक बार माइनस में खुला होगा तो -4 से -2 ऐसे। -b से माइनस है, एक बार a से b, एक बार -b से माइनस। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट। हाँ जी, अब कुछ ऐसे सवालों पे आ चुके हैं अपन जहाँ पर अपने को मोड के और फंडे पता होने चाहिए। जैसे बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, इसकी बात करते हैं। x-2 x-4 का जो मोड है वो 6 के बराबर है। ये है बेसिकली मोड की इक्वेशन सोल्व करने का तरीका है। एक क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना। देखो, मोड को सोल्व करने का तरीका यही है कि मोड को हटा दो, बस। मोड अगर हट गया तो आपके नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, आप सोल्व कर लोगे। तो मोड हटेगा कैसे? तो मोड को डिफाइन करना पड़ेगा। अब इस मोड को हटाना है तो ये मोड, ये सोचो कि मोड के अंदर जो लिखा है वो जीरो कहाँ पे होगा, उस जगह पे अपन ब्रेक करना चाहेंगे, क्योंकि मोड जहाँ पे जीरो होगा वहीं दिक्कत देगा, है ना। और ये मोड कहाँ जीरो हो रहा है उसके बारे में भी सोच लो। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि x-2 जीरो कहाँ हो रहा है, x-4 जीरो कहाँ हो रहा है, और मेरे को समझ आया कि यहाँ से x = 4 मिल रहा है और यहाँ से x = 2 मिल रहा है। 2 और 4 पे जीरो होगा ये। अब मैंने एक नंबर लाइन बना दी जिस पर मैंने पॉइंट्स मार्क किए, वो वाले सारे जहाँ पर मेरे मोड जितने भी हैं वो जीरो हो रहे हैं। अब 3 हुए तो 3 पॉइंट आ जाएंगे, 4 हुए तो 4 पॉइंट आ जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। और अब अपन मोड के क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर रहे हैं, मोड इक्वेशन के। तो अपन इस इंटरवल, जितने पार्टीशन इस नंबर लाइन पर बने हैं, अपन उतने पार्टीशन के अकॉर्डिंग केसेस बना लें। जैसे एक केस अपना बन जाएगा कि x की वैल्यू 2 से कम, यानी कि ये वाला जोन, इसमें अपन सोल्व करेंगे। फिर एक केस अपन बना लेते हैं जिसमें x की वैल्यू 2 to 4 है, यानी कि ये वाला जोन दिख गया होगा। और एक केस अपन बना लेते हैं जिसमें x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है। ये जो इक्वलिटी मैं कहीं लगा रहा हूँ कहीं नहीं लगा रहा हूँ, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम्हारी मर्जी हो जहाँ लगाओ, सब बढ़िया है ना। तुमको लगता है कि 2 पे इक्वल टू, केस 2 में क्यों लगाया, उधर क्यों नहीं लगाया, लगा देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है, चलिए जी, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो उसी इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले सोचो कोई भी एक वैल्यू जो x की हो जो 2 से कम हो। मैंने 1 सोचा, मैंने 1 पुट किया, 1 - 2 -1 बन रहा है ना, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव में मोड कैसे खुलता है, माइनस में ही खुलता है, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए उस फंडे से। x की वैल्यू 1 यहाँ पर भी पुट करेंगे, 1 - 4 -3 आ रहा है, -3 नेगेटिव है, मोड माइनस में ही खुलेगा। और इसको सोल्व किया, ये मोड हट गया ना, बस। तो मोड हटाना ही प्राइमरी कंसर्न है। चलिए, सो -x + 2 - x + 4 इज इक्वल टू 6।
-2x + 6 = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आई थिंक x की वैल्यू 0 सही है, एक्सेप्टेड, क्योंकि देखो जिस केस को सोल्व करोगे उस केस की जो बाउंड्री है आंसर उसी में आना चाहिए। 0 जो है 2 से कम होता है तो ये आंसर सही है। मान लो आंसर सोल्व करने पे 3 या 4 आ जाता तो उस आंसर को रिजेक्ट करना पड़ता, क्योंकि हमारा अजम्पशन ये था कि x की वैल्यू 2 से कम है। ठीक बात। अब आगे आ जाते हैं 2 to 4, वही भी एक वैल्यू सोची, मैंने सोचा 3 वहाँ पुट किया, 3 - 2 1, 1 तो पॉजिटिव होता है तो मोड प्लस में ही खुलेगा। 3 यहाँ पुट किया, 3 - 4 -1, मोड नेगेटिव में खुलेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर बना है। तो ये आ गया कि x - 2 - x + 4 = 6। x काट दिया तो ये 2 = 6 इस जन्म में तो नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं होता है। तो इस इंटरवल से हमको कोई आंसर नहीं मिला। कोई बात नहीं, ठीक है, कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता। x की वैल्यू 4 से ज़्यादा, 5 सोच ली मैंने, 5 - 2 3 होता है, 3 पॉजिटिव है, 5 - 4 1 1 पॉजिटिव है, = 6। 2x - 6 = 6, 2x = 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 6 जो है क्या 4 से ज़्यादा है? हाँ सही है, करेक्ट। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की जो वैल्यूज है वो 0 और 6 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ऐसे इक्वेशन अगर कहीं आते हैं तो ये तो है जनरल तरीका सोल्व करने का। कहीं कहीं कुछ कुछ स्पेशल केस भी दिख जाते हैं। अगर उन स्पेशल केस की बात करें तो अपन ने जो चीज़ पीछे छोड़ी है वो है 7th and 8th पॉइंट। ज़रूरी नहीं ऐसा दिखे, हमेशा कहीं दिख जाए तो अप्लाई कर लो, और ये अप्लाई नहीं करोगे और जनरल तरीके से करोगे ना जो भी सिखाया है तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इससे करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा बस। तो ये बोल रहे हैं कि अगर f + g का मोड जो है मोड f + मोड g के बराबर अगर कहीं हो जाए, इन जनरल ये ज़्यादा ही होता है ना, मतलब ऐसा साइन होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो आपको पूरी इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, f × g जो है > 0 सोल्व कर लो, काम हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप दो फंक्शन को जोड़ रहे हो, मोड लगा रहे हो, और एक बार मोड लगा लगा के जोड़ रहे हो और आंसर बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि या दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर नेगेटिव है। कैसे? नंबर्स में लेके देख लो, फंक्शन से तभी नहीं समझ रहे हैं अपन। एक नंबर 5 लिया, एक नंबर 7 लिया, जोड़ा, 7 5 12, मोड लगाने का काम ही नहीं है। 5 का मोड 7 का मोड 12 ही आएगा, बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव वाला केस तो ट्रू है, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो ठीक है। तो -5 और एक लिया -7, मोड लगाओ तो -5 -7 -12, पर मोड लगा रहे हैं तो कितना आ गया? +12। ठीक है, और इधर -5 का मोड -7 का मोड, हाँ जी ठीक है, 5 और 7 12, बढ़िया। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव पे चलेगा, दोनों पॉजिटिव हुए तो चलेगा, दोनों नेगेटिव हुए तो चलेगा। कंबाइन कैसे करें? प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, बढ़िया। अगर f - g का मोड मोड f + मोड g के बराबर हो तो f × g < 0 होना चाहिए। नंबर लेकर देख लेना, एक नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, एक नंबर होना चाहिए नेगेटिव, तो जाके ये सेट होगा। क्योंकि इधर तो दोनों को जोड़ना ही है हमेशा, तो इधर तो 12 आएगा ही आएगा। उधर -5 कर दोगे और यहाँ पर 7 ही रखोगे तो -12 होके भी मोड में +12 हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा। तो इन शॉर्ट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, बढ़िया, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्टकट है, अगर दिख जाए तो ठीक, नहीं तो जनरल तरीका जो बताया है उससे कर लेंगे अपन, है ना। शॉर्टकट को भी अप्लाई करके बता देता हूँ। तो अपन इस क्वेश्चन को कर चुके थे, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, x - 2 3 - x = 1। अब अगर नहीं चमकता है तो इसको 2 और 3 पे ब्रेक करके नंबर लाइन बना के कर लो, और चमक गया हो तो अच्छी बात है कि इस 1 को हम सोच सकते हैं कि ये लिखा हुआ है x + 2 और 3 - x, और यहाँ पर है x - 2 + 3 - x, ऐसा। तो ये दिख रहा है ना, मोड f + मोड g = f + g। तो इसको सोल्व करने के लिए वो फंडा क्या था कि दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, तो f × g > 0, ये सोल्व कर लो। बाकी आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर इससे आ जाएगा। तो x - 2 और ये 3 - x, 0 या 0 से बड़ा, तो x - 2 इसको लिखेंगे x - 3 < 0, और आई थिंक अब मैं सीधा आंसर लिख सकता हूँ 2 to 3,
अब मैं वो नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा, आप वो बना लेंगे, कर लेंगे वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है कि चमक जाए तो बढ़िया है। अब जैसे मान लो ये सवाल है, चमक के तो ठीक, नहीं तो जो कर रहे हैं वो करना ही है। इसमें मेरे को ये चमका कि यार ये x+4 है, ये mod x है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 4 है। दिखा क्या, x+4 माइनस एक्स, ये 4 ही तो है, 4 को ऐसे लिख दिया। तो ये कुछ ऐसा सीन है, f mod f प्लस mod g इज f माइनस g का मोड। तो इसके लिए क्या सिखाया था, इसके लिए सिखाया था जो 8वां पॉइंट था कि f इंटू जी जो है लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। तो x इंटू x+4 लेस देन 0 होना चाहिए। अगेन मैं नंबर लाइन पे नहीं खेल रहा हूँ, आप कर लेंगे और वो -4 से 0 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो क्या ही हुआ होगा मतलब, क्योंकि जनरली इस कैमरे को पढ़ा रहे होते हैं तो टीचर अपने फ्लो में ही होता है, ये ऐसा है ना। तो इसके लिए ये इक्वेशन है जो आपको सोल्व करनी होती है, इनइक्वलिटी पॉइंट नंबर 8 जो भी आपको समझाया है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन मोड के आएंगे, मोड की प्रॉपर्टीज आप याद कर ले जो बताई है, और बाकी कुछ भी समझ में ना आए तो वो नंबर लाइन पे मार्क करके जहाँ जो जीरो हो रहा है मार्क किए, केस बनाए, आंसर चेक किया, केस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बढ़िया बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप जो है ना, ये अपना सेकंड टाइप है, नंबर 2 टाइप ऑफ फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बस हल्का फुल्का अगर आपको ग्राफ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना, मतलब ठीक है, मतलब चल जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। एक्सपोनेंशियल मतलब 2 की पावर एक्स जैसा ग्राफ, 3 की पावर एक्स जैसा ग्राफ, 4 की पावर एक्स जैसा ग्राफ, ई की पावर एक्स जैसा ग्राफ, जिनको ई पता होगा, ऐसा ग्राफ होता है अगर ए की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो तो। ठीक है, जिसमें ये वाला पॉइंट जो है 0,1 है। अब एक्सपोनेंशियल का एक फंडा है जो आप दिमाग में रखना कि ए की पावर एक्स में क्या क्या लॉजिक होते हैं। सबसे पहला काम तो देखो बेस, ये ए हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डोमेन वाइज अगर बात करूँ तो ये दिक्कत है कि नेगेटिव बेस पे अपन डील नहीं करते, और एक बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 की पावर एक्स जो है कोई सेंस नहीं बनाता, वो हमेशा 1 ही आता है। तो मैं दो केस में ग्राफ बताऊंगा, एक बार ए की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो ऐसा ग्राफ है, और अगर मान लो ए की वैल्यू कम हो गई तो उसको डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, वो ऐसा बनता है। आपको ज़्यादा ग्राफ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं सिर्फ आपको डोमेन रेंज याद करने को बोलूँगा कि देखो इनके डोमेन रेंज आप ऐसे याद कर लें कि अगर आपका फंक्शन ए की पावर एक्स है तो डोमेन वाइज आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करें चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्स की वैल्यू। पर अगर मैं बेस की बात करूँगा तो बेस 0 से बड़ा होगा और बेस जो है 1 नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है जो मेरे को डोमेन के क्वेश्चन करते हुए ध्यान में रखनी है। और रेंज, तो देखो रेंज का सीन ये है कि रेंज होता है y की वैल्यू, रेंज आएगा इसका 0 से इन्फिनिटी। मेरे को ग्राफ से दिख रहा है, आपको भी ग्राफ से दिख रहा होगा कि ग्राफ चाहे ये हो चाहे वो हो 0 से बड़ा ही है ना, 0 से ऊपर ही है ना, नीचे थोड़ी आ रहे हैं। और एक्चुअली में 0 भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं कर रहा है ना, मतलब वो माइनस इन्फिनिटी पे है, ये प्लस इन्फिनिटी पे है, तो 0 ओपन है और उससे ऊपर ऊपर ही ग्राफ है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ध्यान में रखनी है। ग्राफ याद है तो बढ़िया है, नहीं तो चलेगा, ग्राफ आपसे वैसे मेरे हिसाब से कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन भी देखो दो टाइप के होते हैं। लोग का ग्राफ थोड़ा आइडिया हो तो बेहतर है, ऐसा होता है अगर बेस जो है 1 से बड़ा है, और अगर इसमें भी बेस अगर 1 से छोटा हुआ तो ऐसा ग्राफ बना दिया करो। ये तब जब बेस जो है 1 से छोटा हो। ठीक है, ग्राफ ठीक है, मतलब पता है, बढ़िया है। चलो, अपने को डोमेन रेंज पता होना चाहिए कि इनके डोमेन रेंज वाइज रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं। तो अगर आपका ये फंक्शन है तो डोमेन वाइज क्या दिक्कतें हैं वो बात कर लेते हैं। डोमेन भाई, एक तो सबसे पहली बात कि नेगेटिव नंबर का लोगरिथम डिफाइन नहीं है। लॉग के अंदर जो भी नंबर आएगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं चलेगा। लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। उसके अलावा बेस की बात करें तो देखो बेस 0 से बड़ा ही होना चाहिए, बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए।
तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए, इंटरसेक्शन आएगा। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज वाइज इधर जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू कवर करता है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है और कंटिन्यूस है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना। रेंज वाइज कोई दिक्कत नहीं, डोमेन में दिक्कतें भारी है, उसका अपन ध्यान रखें। तो छोटे छोटे क्वेश्चन में वो दिक्कतें मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ अभी। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग, पहला है y इज इक्वल टू रूट log x। मेरे को रूट दिखा सबसे पहले, तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार देखो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, ये तो है मेरे रूट की दिक्कत, है ना। अब उसके बाद रूट का काम तो हो गया, अब मेरे को log दिखा, तो यार log के अंदर जो भी आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी सीखा है, दोनों को सोल्व करो। log का बेस अपन इन जनरल ई कंसीडर करेंगे, बिकॉज अपन एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर ई मानते हैं, वो डिफॉल्ट बेस 10 नहीं मानते, वो 10 मानो ई मानो, इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा। ई वहाँ ट्रांसफर होगा, ई ग्रेटर देन 0, आई थिंक ये आपको लोगरिथम का आइडिया होगा। एक्स ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे आएगा एक्स ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा, एट द सेम टाइम x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा कि x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा तो वैसे ही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये शायद क्लियर होगा। ऐसा ऐसा है कि log ऑफ ax अगर n है तो x की वैल्यू होती है a की पावर n। इनइक्वलिटी पर भी यही चलता है, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो, 1 से छोटा है तो साइन चेंज कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1/log x डोमेन निकालना है। 1/log x में दिक्कत क्या है, 1/x जैसे फंक्शन में दिक्कत ये होती है कि नीचे वाली क्वांटिटी कभी 0 नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। एंड log दे रखा है तो log के अंदर जो x आएगा वो तो 0 से बड़ा होना ही चाहिए, वो तो अभी सिखाया है। बेस कुछ भी नहीं, बेस अपन e कंसीडर कर लें, तो e की पावर 0 जो है कभी नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू e की पावर 0 मतलब 1, और x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस आंसर को लिखे कैसे, एक बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ ठीक है 0 से इन्फिनिटी लिख देता हूँ। दूसरा बोल रहा है 1 नहीं होना चाहिए, तो 0 से इन्फिनिटी में 1 आता है क्या, हाँ आता है, तो 1 को माइनस कर दो। ऐसे 0 से इन्फिनिटी सारी वैल्यू 1 हटा देना, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अब चाहो अच्छे तरीके से आंसर लिखना है, इनइक्वलिटी का आइडिया है अपने को, तो 1 पर ब्रेक देके लिखो कि 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। हल्का फुल्का लॉग का आइडिया इससे हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अपन जो है, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये तो हटाओ इसको। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे इसमें बेस जबरदस्ती 10 दे रखा है, तो हाँ ठीक है 10 मान के कर लेना, कुछ नहीं दे रखा तो मैं ई मान लेता हूँ, है ना। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मेरे हिसाब से इससे पहले एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो बाकी रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन, ये आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन में नंबर 3 है ना। देखो सिग्नम का डेफिनेशन मैं अपने हिसाब से लिखना चाहूँगा, है ना। सिग्नम का डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ बस वो याद कर लेना, ऐसा ऐसा होता है बात का। अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो सिग्नम हमेशा आंसर में आपको -1 देगा गिफ्ट में, कि लो -1। कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो, -2 -3 -4 -5 -1000 -10,000 -1,00,000 10,00,000 कुछ भी, आंसर मेरा तो -1 ही आएगा। अच्छा कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, मेरा आंसर 1 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 10 100 1000 लाख 10,00,000 आंसर 1 आएगा, ये है फंडे। अच्छा 0 पुट करोगे सिग्नम में तो वैल्यू 0 आ जाएगी। बहुत साफ सुथरा फंक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेगेटिव में -1, पॉजिटिव पे 1, 0 पे 0। अब ये एक्चुअल में सिग्नम ऐसे डिफाइंड है, मोड x बाई एक्स, ठीक है। इतना डिटेल में अगर जाना चाहो तो अच्छी बात है। 0 पे 0 है तो वो तो मैंने यहाँ बता ही दिया आपको। इसके यहाँ पर आप 2 केस बना लें कि अगर मान लो x पॉजिटिव हुआ और x नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव हुआ तो मोड प्लस में खुलेगा तो x/x, नेगेटिव हुआ तो मोड माइनस में खुलेगा तो -x/x। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -1, उसी चीज को मैंने यहाँ पे समझा दिया। ये इसका ग्राफ, पॉजिटिव में 1, नेगेटिव में -1, 0 पर 0। ये जो है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x का
ग्राफ है। अपने को तो डोमेन और रेंज से मतलब है। तो अगर सिग्नम के डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू सारी पुट कर रहे हो, नेगेटिव वैल्यू सारी पुट कर रहे हो, जीरो भी पुट कर ही रहे हो, तो सब चलता है। रेंज में तीन तरह की वैल्यू आ सकती है, या तो -1 ही आएगा, या 0 ही आएगा, या 1 ही आएगा। तीन के अलावा और कोई चौथी वैल्यू जनरेट नहीं करेगा, है ना। और जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में तीनों वैल्यू जनरेट कर, डिपेंड करता है। तो तीन के अलावा कोई चौथा नहीं आएगा, बात ये है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सिग्नम के छोटे छोटे सवालों के साथ। तो जैसे पहला सवाल दे रखा आपको, सिग्नम ऑफ x² - x+1। अब जैसे मेरे को तो पता है कि ये जो क्वांटिटी है, आई थिंक ये इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। शायद आपको भी ये आता होगा कि इसका डी नेगेटिव है, इसके रूट आप नहीं निकाल सकते, इसके रूट इमेजनरी आएंगे, है ना। तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई इसका रूट नहीं आ रहा और इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत शायद आइडिया होगा कि इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा हवा में ही बनेगा, क्योंकि रूट नहीं आ रहे तो कट नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ या तो ऊपर ही रहेगा या नीचे ही रहेगा। अब नीचे में ऐसा ग्राफ आएगा वो बनेगा नहीं, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा। जिसके रूट आप नहीं निकाल पा रहे हैं, जिस क्वाड्रेटिक के, मतलब आपके ऊपर नहीं लेना है, रूट आ ही नहीं रहे मतलब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल पे भी ले लेते हैं कि रूट नहीं निकल रहे। अच्छा, तो सर ने बोला था कि जिसके रूट आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जिसके रूट नहीं आते हैं, जिसका डी नेगेटिव है, और आपका पहला जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। अब अगर ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो आपने सिग्नम के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी लिखी हुई है जो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो सिग्नम पॉजिटिव नंबर्स का कितना होता है? 1। तो इसकी रेंज जो है 1 ही आएगी। ठीक है ना, बस। क्योंकि नेगेटिव कभी होगा नहीं तो -1 आएगा नहीं, जीरो कभी होगा नहीं क्योंकि जीरो रूट नहीं आ रहे इसके, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिग्नम ऑफ x² - 1। या देखो, आपको सिग्नम के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी चेक करनी है कि क्या वो कभी पॉजिटिव हो रही है, क्या वो कभी नेगेटिव हो रही है, क्या वो कभी जीरो हो रही है। ये तीन सवाल पूछने हैं। मैंने पूछे अपने आप से कि क्या ये कभी पॉजिटिव होगा? हाँ, ये पॉजिटिव होगा। मैंने एक्स की वैल्यू ऐसे ही पुट करके देख ली, 10, 100 - 1, 99, पॉजिटिव ही होता है, बढ़िया। क्या ये कभी जीरो होगा? हाँ, जीरो होगा, क्योंकि मैंने 1 पुट करके देख लिया, 1 - 1 जीरो। क्या ये कभी नेगेटिव होगा? हाँ होगा, मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देख ली, 0 - 1, -1 इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, तीनों वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव का सिग्नम 1 होगा, जीरो का 0 होगा, और नेगेटिव का -1 होगा, बस। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सिग्नम ऑफ cos x। अब cos x के बारे में आपको आइडिया है कि cos खुद जो है -1 से 1 के बीच में होता है। -1 से 1 के बीच में कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, जीरो भी आएगा, जीरो भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। तो -1, 0, 1 तीनों वैल्यूज कैरी होगी। समझ गए बात को? ठीक है, बड़े आगे। तो सिग्नम ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स। अब थोड़ा और फंसा दिया क्वेश्चन, ठीक है। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ये कोस के अंदर जाएगा, बाहर सिग्नम है, ये निकालना है। तो ये आएगा कोस ऑफ -1 और ये बनेगा कोस ऑफ 1। इतनी वेरिएशन है सिग्नम के अंदर। क्योंकि अब थोड़ी दिक्कत है मेरे को कि मैं बता नहीं पाऊंगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है डायरेक्टली, तो मेरे को थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये 1 जो लिखा है कोस 1, ये 1 रेडियन में है, ये ध्यान रखें अपन। तो अपने को डिग्री की आदत होती है थोड़ी सी। तो 1 रेडियन लगभग लगभग डिग्री में कितना होता है? 57 डिग्री। आइडिया होगा, है ना। कैसे? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल के देख लेना, ये 57 डिग्री ही आएगा, लगभग लगभग, नॉट एग्जैक्टली। तो फिर ये कितना हो गया? कोस ऑफ -57 डिग्री। और ये सिग्नम के अंदर, और यहाँ पर अपने को वाई की रेंज निकालनी। तो मैं थोड़ा सा तुमको कोस के ग्राफ से ही आइडिया दे देता हूँ कि देखो,
ये होता है तुम्हारे कोस का ग्राफ, और 57 डिग्री कहाँ आ रहा होगा, इस जगह पे आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है, कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो पक्का पता है कि 57 पीछे आएगा। तो सिमेट्री से बता सकता हूँ कि -57 डिग्री यहाँ रहा होगा। तो अपना जो कोस का ग्राफ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, बस इतना सा ग्राफ ही बन रहा है, इससे आगे पीछे ग्राफ नहीं बन रहा है। अब अगर इससे आगे पीछे ग्राफ नहीं जा रहा तो क्या बोलते हो, ग्राफ ऊपर ही है ना, तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि नेगेटिव कब होगा, जब नीचे आएगा। जीरो कब होगा, जब कट करेगा। तो नहीं तो कट कर रहा है, नहीं नीचे आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव में ही है। ये जो पूरा सेगमेंट है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही कैरी करेगा, और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू कैरी करेगा तो अपना जो आंसर है वो कितना रहेगा, हमेशा 1। ठीक है भाई, डन है ना। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका होमवर्क में क्वेश्चन, अब नंबर मेरे को याद नहीं है ना, आई थिंक तीसरा सवाल है शायद। ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, इसका पिछला क्वेश्चन देखते हुए, है ना। ठीक है, अब अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन में फंक्शन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, मतलब ये एक्चुअली इसके ऊपर मेरे को लगता है कि सवाल आपके सबसे ज़्यादा आएंगे, है ना। स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ना है। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो भी आपके सामने नंबर दिया गया है उसके अंदर जो सबसे बड़ा इंटीजर है ना, वो आपको पिक करना होता है। जैसे 2.4 है, तो 2.4 में सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही है, तो इसका आंसर कितना होगा, 2। कोई राउंड ऑफ वाला सीन नहीं है फिजिक्स में जैसे आप करते हो, वो सीन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2.99 का पूछूंगा तो भी आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर जो है उसमें 2 है। 3.00001, 3 से थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो आंसर 3। और इवन मेरे को 3 का भी इंटीजर पूछोगे तो 3 में इंटीजर 3 ही है, तीसरा मतलब सबसे बड़ा वही है। मान लो कोई पूछेगा मेरे को 0.9 का, तो 0.9 का आएगा 0। समझ गए, 0 ही सबसे बड़ा इंटीजर है इसमें। अगर कोई पूछेगा पाई का इंटीजर क्या होता है, तो पाई का इंटीजर कितना होता है, 3। पाई 3.14, तो 3.14 का तो 3 ही आएगा। पॉजिटिव तो फिर भी समझ में आ गया, नेगेटिव में थोड़ी दिक्कत है, नेगेटिव में थोड़ा मामला उल्टा चलता है। -2.14 -3 आएगा। एक्चुअली नंबर लाइन से भी देख सकते हो कि -2.4 यहाँ पर है, तो अभी तक -3 यहाँ रहा होगा, और इस साइड पर -2.4 है, तो सबसे बड़ा इंटीजर इसमें अभी यही है -3, क्योंकि -2 तो इधर आ रहा है ना। तो इधर लेफ्ट साइड में बता दो आपकी क्या है वो। तो नेगेटिव में थोड़ा सा यूं लगेगा आपको कि यार -2 बताऊं, पर नहीं, उल्टा बताना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई -2.99 का भी पूछेगा, तो वापस कितना बताओगे, -3 होगा। -3.00001 का पूछा तो कितना होगा, -4। एक नेगेटिव में पीछे बढ़ा के बताना है ना। जैसे मान लो -0.9 का पूछ लिया तो कितना बताओगे, -1। -10.2 का पूछ लिया तो कितना बताओगे, 11। समझ गए बात को, है ना। आपके जो फिजिक्स में जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 9.8 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 9। वैसे तो पॉजिटिव वैल्यूज का समझ में आ जाता है, नेगेटिव में थोड़ा बढ़ा के बताना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम है। ठीक है, डन। अब बना लेते हैं अपन इसका ग्राफ, ताकि अपन इसका डोमेन और इसका रेंज जो है वो डिस्कस कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ यहाँ पे बना रखा है, इस ग्राफ को मैं समझा देता हूँ। देखो, अपन जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बहुत सारे लोग इसको बॉक्स ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं, चलेगा। तो ये फंक्शन ऐसा है, मैं कहाँ समझाऊँ इसको, इधर ही समझा देता हूँ, इधर ठीक रहेगा, जगह ज़्यादा दिख रही है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसके बारे में बातचीत हो रही है। सोचो कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखी जाए, ओपन क्लोज भी ध्यान से, अगर 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आने वाला है, 0। 0, 0.1, 0.2, 0.99, सबका 0। अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में रखी जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। 1, 1.1, 1.2।
अगर x की वैल्यू 2 to 3 के बीच में रखी जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2, आगे 3 4 5 चलता जाएगा। नेगेटिव में भी समझा देता हूँ, अगर x की वैल्यू -1 से 0 रखी गई है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -1, 0.1 माइनस में -0.2 -0.9 सबका -1 होगा। अगर x की वैल्यू -2 से -1 रखी जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -2। तो ये चेन चल रहा है, इसके बेसिस पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का सिलसिला शुरू करते हैं यहाँ से। अगर 0 से 1 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये रहा 0, मतलब ये फ्लैट लाइन आएगी 0। 1 से, अच्छा ये गड़बड़ है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ है, तो ग्राफ में गड़बड़ है, क्या ही कर सकते हैं, यहाँ 2 रख देते हैं, यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं, सब बढ़िया। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, इससे अच्छा तो मैं ग्राफ बना ही देता। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। हाँ शुरू करते हैं वापस। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0। ये रहा फ्लैट लाइन, 0 से 1 में हमेशा 0, यहाँ पर एक सॉलिड सर्कल है और यहाँ पे ओपन सर्कल है, ऐसा है। अच्छा 1 से 2 में आंसर कितना आएगा 1, फ्लैट लाइन ये रही 1, ये क्लोज है और ये आगे वाला ओपन है। 2 से 3 में 2 आंसर आ रहा है, ये रहा 2, ये रहा, ऐसे ये बनता जाएगा आगे। नेगेटिव में -1 -2 -3 बनता जा रहा है। स्टेप अप फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ बनी है ऐसे ऊपर जाने के लिए, इसलिए इसको जो है स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ देख लो, बस याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन डोमेन की, फिर बात कर लेते हैं अपन रेंज की। डोमेन मेरे हिसाब से इसका आर है, जो मन पड़े वो वैल्यू पुट करो चलेगा, पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, 0 पुट करो, सब पे मैंने वैल्यू बता दिया आपको। रेंज, रेंज ऐसा है कि रेंज इसका इंटीजर ही आएगा, या तो वैल्यू 0 ही आएगी, 0 के बाद अगली वैल्यू 1 आती है, 1.2 कभी नहीं आती, मतलब 0.5 0.8 1.2 1 2.6 ऐसी कभी नहीं आती। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसा आएगा। कुल मिला के इंटीग्रल वैल्यूज ही आएगी, विच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव 0 एज वेल। ठीक, बढ़ते हैं छोटे छोटे सवाल लेकर। Find domain of this function which is 1 by greatest integer of x। क्या ही दिक्कत है, दिक्कत तो एक ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी 0 नहीं होना चाहिए, बस बाकी तो सब बढ़िया है। नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, हमको यही पढ़ाया गया है। तो 0 कब होगा ये सोच लेते हैं। मेरे हिसाब से x की वो वाली सारी वैल्यूज जो 0 से 1 के बीच में होती है, अगर वो पुट करोगे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, और फिर आपको दिक्कत है, नीचे आपको 0 नहीं चाहिए, है ना। अच्छा कैसे लिखें, 0 से 1 की वैल्यू नहीं चाहिए तो आंसर ऐसे लिख रहा हूँ। भले आप नंबर लाइन बना के देख लो, ये -इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, 0 से 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू पे कट लगाना है, तो आंसर आएगा -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। 1 चलेगा क्योंकि 1 का 1 आता है, इसलिए बात समझ में आई। ठीक है, छोटे छोटे सवाल है ना। अब कुछ बात कर लेते हैं अपन प्रॉपर्टीज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, x प्लस आई का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं पर दे रखा है तो यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई वेर आई इज इंटीजर। मतलब अगर कहीं पर अगर ऐसा कुछ लिखा है कि 2.2 प्लस 5, सो यू कैन राइट दिस एज 2.2 प्लस 5, इंटीजर को उठा के बाहर निकाल सकते हो, बट वो इंटीजर होना चाहिए, आपको पक्का पता होना चाहिए। और फिर 2.2 का तो 2 होता ही है, फिर 5 है, आंसर 7 आ जाएगा। आंसर इधर से भी आ रहा था कि 7.2 का 7 होता है, पर ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन में कैसे यूज होगा आप देखना। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की जो वैल्यू है, कुछ प्रॉपर्टी है ये कि अगर x इंटीजर हुआ तो आंसर 0 ही आएगा, याद रहे तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, अप्लाई करके देख लेंगे। मान लो इंटीजर कोई भी वैल्यू सोच लो जो है 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 0 आ जाएगा, है ना।
अगर इंटीजर नहीं हुआ, चेंज है थोड़ा सा ये, अगर इंटीजर नहीं हुआ तो आंसर माइनस वन आएगा। एक कोई भी वैल्यू सोचो जो इंटीजर नहीं है, मैंने 2.4 लिया तो ये -2.4 आएगा। 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, ये -3 होगा, दोनों को जोड़ोगे आंसर तो -1 ही आएगा। सिमिलरली यू कैन टेक एनी अदर नॉन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी है, आपने वैल्यू पुट करके देख लिया बस बढ़िया है, काम खत्म, है ना। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, वहां पर भी ऑन द स्पॉट अपन वैल्यू पुट करके देख सकते हैं क्या है आगे। हाँ ये याद रखना पड़ेगा, इनइक्वलिटीज। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आई से कम है तो एक्स की वैल्यू जो है i+1 से कम होगी, ये बहुत सही चीज है। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 से कम है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से कम है ना, तो ये तो समझ में आता है कि एक्स 5 से कम तो होगा ही होगा, वहां तक तो बात पक्की है। तो 5 से कम तो होगा ही होगा, तो ये -∞, ये 5 है, ये 6 है, ऐसा है ना। तो 5 से कम तो है ही है, तो यहाँ से आंसर शुरू कर दिया, 5 से कम तो है ही है। मेरी ऐसी इच्छा हुई कि क्या 5 से थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ क्या। हाँ थोड़ा सा आगे, मतलब मैंने एक वैल्यू ली यहाँ पर 5.1, 5.1 जो है मैंने यहाँ पर पुट किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.1 आएगा कितना, 5। तो क्या ये 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, सही। तो फिर इच्छा हुई कि 5.2 चलेगा, 5 होता है, 5.99 चलेगा, क्योंकि 5.99 का भी 5 ही होता है और 5 इज इक्वल टू पर, ठीक है। क्या मैं 6 पुट कर सकता हूँ, 6 पुट नहीं कर सकता यार, 6 का 6 आ जाता है, तो क्या करें, चले जाओ वहां तक, 6 को पुट मत करना बस। तो कैसे लिखेंगे, -∞ से 6 ओपन पे लिख दो। तो ये आई था और आंसर क्या बना, i+1, ये 5 था, ये बना 6, ये आई था, ये i+1 बना। बात समझ में आई, ये बहुत काम की चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आई से ज़्यादा है तो एक्स की वैल्यू भी आई से ज़्यादा ही होगी, ये बहुत सीधा काम है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से ज़्यादा है, ये 5 से ज़्यादा है, तो एक्स की वैल्यू भी 5 से ज़्यादा ही होगी, बहुत क्लियर है। 5 से थोड़ा इधर आके देख लो, तो देखते हैं। तो 5 से जैसे ही थोड़ा सा पीछे आए, यानी कि 4.99, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 4। 4 नहीं चाहिए मेरे को, 5 से ज़्यादा चाहिए था, तो वो गड़बड़ हो गई इसलिए, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉपर्टीज हो गई। जैसे मोड बड़ा था, मोड की प्रॉपर्टी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की 3-4 प्रॉपर्टी है, इनइक्वलिटीज है, ध्यान में रखो, लेस देन ग्रेटर देन वाली, ठीक है। चलिए जी, तो पहला सवाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स +6 = 0। तो मैंने सोचा कि ये तो क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को जो है टी पुट कर दिया, t² -5t+6। बच्चा बच्चा जानता है कि इसका आंसर जो है 2 और 3 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होनी चाहिए, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। अबे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आई ना, अपना क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स, वैल्यू तो एक्स की निकालनी है। तो अब ये सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता किसका है, एक्स की वो वाली सारी वैल्यूज जो 2 से 3 के बीच में होती है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। एक्स की वो वाली सारी वैल्यूज जो 3 से 4 के बीच में होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है इनको जोड़ना। जोड़ेंगे कैसे, 2 to 3, 3 to 4, 2 से 3 ये ले गया, 3 से 4 ये लेके जा रहा है, तो अपन आंसर क्या लिखेंगे, 2 से 4। सीधे जुड़ गया, 3 यहाँ पे नहीं है पर 3 यहाँ पर है, तो काम हो जाएगा मेरा। समझ में आ गई बात। आप तो ये सोचो कि ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 2 है तो एक्स की वैल्यू 2 to 3 है ना। बड़े आगे। अगला सवाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 से 6 है तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो सीधा ही लिखूंगा मैं, तो एक्स की वैल्यू होगी, देखो आई से कम है ना, तो क्या बताया था, i+1। और इधर इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी, ग्रेटर देन पे ग्रेटर देन ही रहता है। तो एक्स की वैल्यू आएगी 3 से लेकर 7, मतलब 6 से थोड़ा आगे जा सकते हो, 6.1 चलेगा क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होता है और 6 आ रहा है। 6.99 तक चलेगा पर 7 नहीं चलेगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन 21। अच्छा सवाल है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही आपको आउटपुट में देगा, और अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो एक इंटीजर ही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये अपने आप में एक इंटीजर है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो मैंने उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया और इसको बाहर निकाल लिया उठाकर। तो अंदर बचा क्या, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसा, क्योंकि वो इंटीजर था इसलिए, है ना। अच्छा, x प्लस 2x तो वो 3x जैसा होता है, वही वाला फंडा। 3 से इधर डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 से कम है तो x की वैल्यू क्या होगी, 7 प्लस 1 से कम होगी, यानी कि x की वैल्यू 8 से कम होगी। अच्छी भाषा में माइनस इन्फिनिटी से 8, i प्लस 1 वाला फंडा। बात समझ गए। छोटे छोटे जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आपको यूज़ करके बता रहे हैं, सीखना है, समझना है, बस आगे बढ़ा है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट, फाइंड डोमेन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका डोमेन निकालना है। अच्छा, तो मैंने कंडीशन क्या लिखे, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी, अच्छा सबसे पहले एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं जो है टी पुट कर देता हूँ। अब कंडीशन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो टी पुट कर दिया, रूट के अंदर जो कोई क्वांटिटी आ रही है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि t माइनस 1 4 माइनस टी, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ये फंडे क्लियर है। ये है t माइनस 1, ये है t माइनस 4, ये लेस देन 0, माइनस साइन उधर भेजा। और आई थिंक इसका आंसर अब आप भी समझ गए होंगे, बहुत देर हो चुकी है, कि ये 1 से 4 है। मतलब t की वैल्यू जो है 1 से 4 के बीच में है, यानी कि t क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 4 के बीच में है। पर अपने को तो x निकालना पड़ेगा क्योंकि डोमेन तो x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू आएगी, इधर तो 4 प्लस 1 कर दो, i प्लस 1, और इधर कुछ नहीं करना है, जो सिखाया वही फॉलो करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 to 5। बात समझ गए, ठीक है, ठीक ठाक सवाल, बढ़िया सवाल मतलब। आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब log भी पढ़ा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पढ़ा दिया, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है ना। क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे, log के अंदर जो भी आएगा 0 से बड़ा ही होना चाहिए, बात खत्म, नेगेटिव नहीं आएगा। 1 अपॉन एक्स जैसा फंक्शन है तो नीचे जो भी क्वांटिटी लिखी है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका डोमेन आर होता है, ठीक है। बेस कुछ भी नहीं है, बेस ई मानेंगे तो ये ई की पावर 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो रखना ही मत, अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। 1 हो गया तो log 1 0 हो जाएगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये दिक्कत है, यहाँ से दिख ली, बात खत्म। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से बड़ा होना चाहिए, मेरे हिसाब से x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 1 से छोटा जैसे ही x का वैल्यू किया तुमने, जैसे 0.9 किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, और आपको 0 से बड़ा चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 5 चाहिए, तो 1 से बड़ा वैल्यू चाहिए होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा तो ये बोल रहा है 1 से आगे कोई भी वैल्यू लो, ये बोल रहा है 1 से 2 मत लो, बाकी सब चलेगा मेरे को, तो फिर क्या करो, फिर 2 से स्टार्ट करो, और क्या है, दोनों ही खुश रहेंगे। 2 से जो बड़ा है वो 1 से बड़ा होगा ही होगा, 1 से 2 मना कर रहा, हाँ ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है ना, है ना। चलिए चलिए जी, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये सीरीज दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वहाँ पर, है ना। 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 2/100, फिर 175/100, इस सीरीज का जो सम है वो आपको बताना है। देखो 3/4 की जो वैल्यू है वो मैंने सोची तो वो है 0.75, है ना, का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 1/100 ऐड करोगे तो 0.76, फिर ये हो गया 0.77, और इस प्रकार से आखिरी वाला कितना हो गया 0.75 और 175, 75 और 175 225, तो ये हो गया 2.25, ठीक है। अब इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और फिर इस प्रकार से ये 2 है,
तो इसका सम अपने को करना है। मतलब ये है इस सीरीज में कुछ टर्म ऐसी है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ रहा है, कुछ टर्म ऐसी है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है, और कुछ टर्म ऐसी है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रहा होगा। और अपने को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कितनी टर्म 0 है, कितनी टर्म 1 है, कितनी टर्म 2 है, फिर अपन सम कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लिखना चालू किया। मैं सबसे पहले वो वाली सारी टर्म्स लिख रहा हूँ जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 होगा। तो 3/4, 3/4 प्लस 1/100, यानी कि ये 75, 76, 77, आई थिंक 0.99 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा होगा 0, और जैसे ही 1.00 आएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो 75 तो ये है ही है, मैंने इसमें 24 और ऐड कर दिया, तो समझ गया ना। 75 मतलब 0.75 को मैं 75 बोल रहा हूँ। 75 एंड 24 99। सो अगर इस वैल्यू की बात करें तो वो पहले हो रखा है कि वो 0.75 है, और इस वैल्यू की बात करें सो दिस इज 0.99, और इन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना है 0। तो वो बाद में लिखूंगा कितनी टर्म है क्या है ना। एक बार मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ कि कितनी टर्म 0 है, कितनी 1 है और कितनी 2 है, अलग अलग लिख के समझा रहा हूँ। 24 पे वहाँ एंड किया अपन ने, 25 पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 75 25 100 हो गया, है ना। तो 1.001 हो गया। अब 26 और आगे बढ़ते हैं, तो 75 में अपन कितना ऐड करते हैं। आई थिंक देखो यहाँ 1 हो गया ना, ये भी 1 ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी 1 ही, 1.99 तक 1 रहेगा। 1.99 मतलब 199 गिन लेते हैं। 199 तो 75 ये है, 124 ऐड कर देता हूँ। 124 और 75, आई थिंक दिस इज 1.99। यहाँ तक 1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसके आगे बढ़े तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3/4 प्लस 175/100, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अपन आ जाते हैं 3/4 प्लस 175/100 तक, है ना। अब ये सारी टर्म्स 0 हैं, गिन लेते हैं। अब कितनी टर्म है, तो भैया 25 टर्म है। वैसे नहीं लिखते तो भी चलता है क्योंकि वैसे ही 0 ही आएगा, है ना, पर ठीक है। इन सारी टर्म्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, और ये कितनी टर्म है, तो 124 माइनस 25 कितना हो गया, 99, और प्लस 100 टर्म्स है ये, है ना। आपको काउंटिंग आई थिंक प्रॉपर आ जाएगी, 25 से 124 100 टर्म्स होती। इन सारों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, और ये कितनी टर्म है, 175 से 125 50, तो एक ऐड कर दो 51, तो ये 202, आई थिंक इनका जो है वो टोटल सम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या है कि भाई सीक्वेंस सीरीज भी बोल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया है, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, अच्छा सवाल बनाया जा सकता है। अब इसको देख के आपको ये सवाल जो है होमवर्क में ट्राई करना है ना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और n प्लस साइन एक्स बाई n, एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। जैसे मैंने सवाल देखा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ तुरंत खटकी कि ये 1 इंटीजर है, ये 2 इंटीजर है, ये 3 इंटीजर है, ये n इंटीजर है, ये बाहर निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक, ये तो नंबर सारे बाहर आ गए, और पीछे जो बच रहा है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाई 2 से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ एक्स बाय एन, ये बच रहा है। और मानो ना मानो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि ये तो n इंटू एन प्लस 1/2 है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो पार्ट वेरिएबल है, क्योंकि x 0 से पाई है। अच्छा थोड़ा सोचो कि अगर x 0 से पाई है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन तो पॉजिटिव ही होगा, और साइन अगर पॉजिटिव होगा यानी कि x की वैल्यू अगर 0 से पाई के बीच में है, तो मेरा ये मानना है कि साइन x की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में होगी। और अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहने वाला है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। अच्छा, तो या तो इनकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, है ना, देख लेते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में कुछ भी रखो, बस π/2 मत रखना। π/2 का लॉजिक अभी समझा दूंगा क्योंकि वहां पे 1 आता है, इसलिए 0 से पाई की कोई भी वैल्यू रखो तो साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और 1 नहीं होगी क्योंकि मैंने π/2 अलग कर रखा, 1 एक ही जगह होता है π/2 पर।
तो 0 से पाई की कोई भी वैल्यू ले लो एक्सेप्ट पाई बाई 2। साइन एक्स की बात करो तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 आने वाला है, साइन एक्स बाई 2 का 0 आने वाला है, एक्स बाई 3 एक्स बाई एन सबका ही 0 आने वाला है, क्योंकि 1 सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, वो है पाई बाई 2, वो मैंने पहली बार कर लिया। तो अगर सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो सम भी 0 ही आ ही गया, तो या तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 आएगा, या फिर अगर भाई ये तो इस केस में ना, अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 हो गई तो साइन पाई बाई 2 कितना आ जाएगा 1, तो उस केस में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। पर ध्यान रखना कि सबका 1 नहीं होगा, सिर्फ ये वाला 1 होगा, उसके बाद तो ये पाई बाई 4 पाई बाई 8 ऐसा हो गया ना, सॉरी पाई बाई 6 ऐसा हो गया ना, तो भाई वैल्यू तो 1 से कम हो गई ना, 1 तो एक ही जगह होता है पाई बाई 2, उसके अलावा कोई भी और वैल्यू लोगे तो वैल्यू 1 से कम ही आएगी साइन की, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0। तो जब पाई बाई 2 पुट करोगे तो पहला वाला 1 बनेगा, बाकी सारे कितने बन जाएंगे 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा 1। तो कुल मिला के मुद्दा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। अब रही बात एफ ऑफ एक्स के रेंज की, तो एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है वो आएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस जीरो और एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन। एलिमेंटल रेंज है, सिर्फ दो ही एलिमेंट इसकी रेंज में आ रहे होंगे, और आई थिंक अपना ये आंसर सेट बैठ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और प्लस टू करोगे तो ये चीज़ दिख जाएगी आपको, डी ऑप्शन वाली। तो ये भी एक अच्छा सवाल है जिसमें अपन ने इंटीजर को बाहर लेना सीखा और फिर छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री के फंडे भी आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, एक्स बाई 9 और एक्स बाई 11 इज। अच्छा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, नंबर उसका, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि 0 से आगे कितनी एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एक्स बाई 9 है और ये है एक्स बाई 11। ठीक है, मैंने चालू किया सोचना पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो 1 या 1 से आ गई। मैंने सोचा कि मैं x की वैल्यू 1 से 9 के बीच में गिनना चाहूँगा एक बार कि 1 से 9 में क्यों हो रहा है। तो आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि 1 से लेकर 9 तक जो जा रहे हो तो 9 पे क्यों रुक रहे हो, 10 तक चले जाते, 11 तक चले जाते हैं, आगे भी बढ़ जाते, क्या ही जा रहा था भाई 9 में। इसको देख के रुका हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि 9 आते ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 10 पे भी मतलब फिर आके 1 होना शुरू हो जाएगी, 9 तक रहूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है बदल रही है 9 पर, और 9 की बात नहीं है, इसकी वैल्यू बदलेगी हर 9 के मल्टीपल पर। तो मैं आगे जाकर 18 पे भी ब्रेक लूंगा, मैं आगे जाकर 27 पे भी ब्रेक लूंगा, 36 पे भी ब्रेक लूंगा, क्योंकि वहां पे इसकी वैल्यू स्विच होगी। इसी प्रकार से x बाई 11 को मैं ब्रेक करना चाहूंगा 11 पर, ठीक है ना, मतलब 11 के मल्टीपल पर, तो 1 से 11, 11 से 22 ऐसे है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू 11 के मल्टीपल पे बदलेगी। तो ठीक है, मैंने 1 से 9 लिया, और मैं एक बार जो है इधर आपको वो इंडेक्स बनाकर भी दिखा देता हूँ पूरी, कि भाई इस इक्वेशन का क्या सीन है, x बाई 9 और x बाई 11, और अपन अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से 9 ली, 1 से 9 में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और 1 से 9 अगर इधर पुट करेंगे तो भी 0, तो ये दोनों बराबर है, यानी कि 1 से 9 की सारी वैल्यूज पर ये इक्वेशन जो है होल्ड करेगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो अपन 1 से 9 के बीच में आने वाली सारी इंटीग्रल वैल्यूज को लिख लें। आई थिंक वो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मैंने सोचा कि x की वैल्यू जो है वो 9 से लेकर 11 के बीच में रखते हैं। ठीक है, 9 से जैसे ही आगे गए 11 तक, तो इसका वैल्यू कितना होने लग जाएगा 1, और अभी तक 11 पहुंचे नहीं है, 11 से कम ही है, तो ये कितना रहेगा 0, और ये बराबर नहीं है, तो इस केस में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू जो है अपन रखते हैं 11 से लेकर 18। अब देखो मैं ब्रेक ऐसे करूंगा कि 9 के मल्टीपल पे भी रुकना है और 11 के मल्टीपल पे भी रुकना है, दैट इज वेरी क्लियर। तो अभी 18 तक पहुंचे नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो रही होगी 1, और इसमें भी अभी 18 तक जाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग का 1 ही आएगा, और उसमें यह होल्ड करेगा। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, सो 11 12 13 14 15 16 17, 18 नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू जो है 18 से लेकर 22 तक सोचते हैं,
18 जैसे ही आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और 22 अभी तक आया नहीं, तो ये कितना रहेगा 1। इसमें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कोई भी वैल्यू x की नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू अपन ले लेते हैं इस बार 22 से लेकर 27। 11 और 9 के मल्टीपल पे तोड़कर ही जाना है। 22 जैसे आया इधर तो ये तो कितना हो जाएगा 2, और इधर 27 पहुंचे नहीं है तो ये भी कितना रहेगा 2, 2 इक्वल टू 2, ठीक है, बराबर है। तो x की वैल्यू आएगी 22, 23, 24, 25 और 26। 27 नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 27 से लेकर 36 तक है ना, तो 27 पे आ जाएगा ये 3, और 36, अच्छा 36 नहीं आएगा, सॉरी 36 से पहले 33 आ जाएगा, है ना, 11 का मल्टीपल है। 33 पहुंचे नहीं तो अभी तक ये 2 ही रहेगा, क्योंकि 33 पे ये 3 होगा, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, हटाओ। आगे बढ़ते हैं, तो x की वैल्यू ले लेंगे अपन 36 से 45 तक, है ना, 36 का सॉरी, अपन लेंगे 33 से स्टार्ट करेंगे और 36 पे रोकेंगे। 33 जैसे आए इधर 3 हो जाएगी वैल्यू, और 36 अभी तक आया नहीं है तो इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी, बराबर है। अच्छा, तो x की वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी वो आ जाएगी 34, 35। तुम देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज जो सेटिस्फाई कर रही है वो x की जो वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज वो कम होती जा रही है ना, पहले वो ज़्यादा था फिर और कम हुआ, अभी 2 वैल्यूज पे आ गए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद आंसर नहीं आएगा, बस वही पॉइंट ढूंढना है। तो आगे बढ़ते हैं, 36 से लेकर अपन चलते हैं 44 तक। 36 जैसे आया इसका आंसर 4 हो गया, 44 आया नहीं तो इसका आंसर 3 ही रहेगा, बराबर नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू अपन ले लेते हैं 44 से लेकर 45, है ना, समझ गए, क्योंकि 44 तो 11 के लिए है, 45 9 के लिए है, तो इसमें 44 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और 45 आया नहीं है अभी तक तो ये 4 ही रहेगा, तो उस केस में एक वैल्यू और आ गई तुम्हारे पास जो कि है 44। अब अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो आगे अब वैल्यू नहीं आएगी, ये मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि एक तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ तक पहुँच गए कि 44 एक इकलौती वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है इस केस में, भले आगे लिख के देख लो, मतलब यहाँ से कोई आगे आंसर आएगा नहीं। 45 से लेकर अपन अब जाएंगे तो 54 तक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है 5, और ये कितना रहेगा 4, तो वो नहीं आएगा। फिर 54 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 ही रहेगा। 55 पर अपन देखेंगे आगे तो ये 5 रहेगा, गैप बढ़ता जाएगा। और वो पैटर्न अपने को इधर से भी समझ में आ रहा था कि अब वैल्यूज नहीं आने वाली क्योंकि वो वैल्यूज कम होती जा रही है, और नहीं तो आप 2-3 केस और आगे लिख के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अपना क्वेश्चन था नंबर ऑफ वैल्यूज का, नंबर ऑफ वैल्यूज है 3 और 3 6 और 2 8 इधर, 3 और 3 6 और 1 7 इधर, 3 और 2 5 5 इधर, 2 इधर, एक वैल्यू इधर, तो आंसर हो गया 8 7 15 5 20 और 23। 23 और 24 बहुत क्लोज ऑप्शन है, 1 मिनट है ना, कहीं पे एक वैल्यू अपन ने मिस कर दी है, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो सब में एक बार गिन लेते हैं। 11 से 18, 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 8 और 7 15, ठीक है। तो इसमें अपन 18 से 22 में कुछ नहीं आ रहा है, 22 से 27, 22 23 24 25 26, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ कर दी इस जगह पर, 33 से 36 में है ना, 34 35 के अलावा एक वैल्यू और है 33, सबसे पहली वैल्यू ही मिस करती है ना, तो 3 वैल्यू ही आ जाएगी, बाकी हो गया ना, 8 7 15 5 20 और 3 23 और 1 24, है ना, ठीक है। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 33 पॉइंट नहीं किया ना, ध्यान नहीं रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यार ऐसा क्वेश्चन भी ध्यान में रखना जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक आइडिया जो है अच्छा खासा बच्चे को होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अपना ये जो आखिरी टाइप है वो शुरू करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा जाता है इस प्रकार से, है ना, ये बेसिकली बताएगा उस नंबर के अंदर जो फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसको। बिफोर वी स्टार्ट दिस, अपने को एक इक्वेशन का हमेशा ध्यान रखना है कि हर रियल नंबर को जो मैथमेटिक्स के अंदर होता है उसको अपन दो पार्ट में तोड़ के लिखते हैं, वन इज द इंटीग्रल पार्ट विच इज प्रेजेंट एंड अदर इज द रिमेनिंग विच इज फ्रैक्शनल पार्ट। यू नीड टू मेक श्योर कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1 के बीच में रहे,
क्योंकि वो नंबर का फ्रैक्शन बताता है। सिमिलर इक्वेशन होल्ड करती है अपने अलजेब्रा में कि जो x है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और ये फ्रैक्शनल पार्ट वही है जिसकी तुम ऊपर बात कर रहे थे f की, ये वही है, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अपन फ्रैक्शनल पार्ट को पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट को बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं कि यार ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं तो देखो, जैसे मान लो 2.4 का पूछा है कि फ्रैक्शनल पार्ट, तो सीधा ही बता दो कि हाँ 0.4 फ्रैक्शन है। 3.6 का पूछा है तो बता दो कि हाँ 0.6 है। 5 का पूछा है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0, क्योंकि 5 एक इंटीजर है, बात खत्म। पर नेगेटिव में थोड़ा सा दिक्कत है। मान लो किसी ने पूछा -2.4, तो जोश जोश में -0.4 नहीं बताना है ना। नेगेटिव नंबर्स को देखो यार, मैं इस इक्वेशन से तुमको डील करके समझा देता हूँ कि इसको अपन लिख सकते हैं -2.4 माइनस 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो दैट इज -3, है ना। और ये -2.4, तो आई थिंक ये कितना आ गया 0.6। समझ गए बात को। तो -2.4 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.6 होगा। नेगेटिव नंबर को थोड़ा सा ऐसे 1 से माइनस करके आप ऐसे सोच सकते हो, वो बताना है। तो जैसे मान लो किसी ने मेरे को पूछा कि 3.3 माइनस के साथ इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो 0.7। समझ गए बात को। -2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो अपन बताएंगे 0.9। ठीक है ना, अब आइडिया आ गया होगा कि यार इस तरीके से जो है फ्रैक्शनल पार्ट की जजमेंट होती है। बाकी फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में रहेगा, नंबर का फ्रैक्शन बताएगा, और ज़्यादा कुछ चीज़ हो तो इससे कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके हल्के फुल्के ग्राफ की, है ना, कि ग्राफ जो है वो कैसे बनाना है ना, ग्राफ क्या होता है, कैसे बनेगा, क्योंकि ग्राफ से ही अपन डोमेन रेंज निकाल रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, और यहाँ पर अपन फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पैरेलल लाइंस होती है ये, और ये रिपीट करती है अपने पैटर्न, मतलब ये पीरियोडिक होता है ना। जैसे साइन एक्स का ग्राफ एक बार बता दिया कि ऐसा है तो वो चलता रहता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ भी हमेशा ऐसे ही रन करता रहता है ना। पॉइंट्स की मार्किंग बता देता हूँ मैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है जहाँ पे ये एंड कर रहा है। इधर -1 -2, ये सारे ओपन इंटरवल पे डाल दो, है ना। और इनकी जो मैक्स वैल्यूज है वो 1 है ना। और बाकी यहाँ पर ये क्लोज सर्कल है। ये है अपना ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट का, जिसको अपन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर से जजमेंट ले सकते हैं समझने के लिए। रही बात इनके इक्वेशंस की, तो देखो इक्वेशन भी मैं लिख के बता देता हूँ। x की वैल्यू अगर 0 से 1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन की बात करें तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 0। आगे इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें 1 से 2 है x की वैल्यू, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1। 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2। इट गोज ऑन लाइक दैट, है ना। और अगर इधर बात करें तो -1 से 0 में -1, तो ये +1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x + 2। तो ये अपना फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 पे ओपन है। रही बात अब डोमेन और रेंज की, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, डोमेन R ही होगा। और रही बात रेंज की, तो रेंज भी क्लियर हो ही गया है कि वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में ही होती है, 1 नहीं होगी, 0 हो सकता है। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, अगर फ्रैक्शनल पार्ट किसी का 0 आ रहा है तो बहुत क्लियर बात है कि x इंटीजर ही होगा, बात हो गई। अच्छा, x प्लस आई का अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है तो आप क्या करो, आई को गायब ही कर दो, आई हटा ही दो। क्यों? इंटीजर का वैसे भी कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट को डिसाइड करने में, क्योंकि उसका फ्रैक्शन 0 आता है, तो गायब ही कर दो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में बाहर आता है, इसमें गायब ही कर दो। थर्ड वन, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, अगर x इंटीजर हुआ तो 0 आएगा, बात समझ में आ गई। इंटीजर हो और नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों का 0 आएगा, 0 + 0 = 0। अगर इंटीजर नहीं हुआ तो 1 आएगा। तो कोई भी एक वैल्यू लेके सोच लो, जैसे मान लो 2.2 लिया, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट और -2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ सम 1 ही आएगा, क्योंकि पहले वाले का 0.2 आएगा, दूसरे वाले का 0.8 आएगा, वो 1 ही आएगा। तो हाँ ठीक है, समझ में आता है आपको, है ना। कहीं यूज आएगा तो अपन इसको यूज कर रहे होंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज आप तो देख लेना, थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चंस में काम आ सकता है ना। आगे बढ़ते हैं।
if f of x equal to fractional part of x plus 1, fractional part of x plus 2, fractional part of x plus 99, f of root 2 का greatest integer पूछा है, where this denotes fractional part and this denotes greatest integer. ये एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा हुआ होना चाहिए कि इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहा गया है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा गया है, तभी आपको अज्यूम करना, अदरवाइज नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ब्रैकेट तो जीवन में पहले भी छोटी क्लासेस में थे हमारे सामने 7th 8th में, करली ब्रैकेट के नाम से जानते थे, पर अब ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इट शुड बी मेंशन्ड, है ना, कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, अदरवाइज आप अज्यूम ना करें, है ना. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है, अभी अप्लाई करते हैं. इंटीजर को गायब कर सकते हैं, ऐसा भी सिखाया गया. हटा दो इसको यहाँ से. तो ये क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इट गोज ऑन लाइक दैट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. तो भाई ये लिखा हुआ है 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, 99 तो ये और एक वो. इसमें बोला रूट टू पुट करो, अभी पुट कर देते हैं. रूट टू पुट किया तो भाई ये रूट टू का फ्रैक्शनल पार्ट. अच्छा, तो रूट टू होता कितना है? आई थिंक रूट टू अपन समझ सकते हैं 1.414 और भी बहुत कुछ. इसका फ्रैक्शन, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 0.414. इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 41.4 समथिंग. ये है अपना एफ ऑफ रूट टू का वैल्यू. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ रूट टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है. तो 41.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 41. समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक ठाक सवाल है ना. फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. तो ये फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2. क्वेश्चन शुरू से करते हुए आ रहे हैं, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा. ये बात अपने को क्लियर है, समझ में आ गई. अब जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो भाई ये चीज भी समझ में आ जानी चाहिए कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि फ्रैक्शन 0 से 1 होता है, उसमें 2 जोड़ोगे पॉजिटिव ही आएगा. हटा दो. तो ये लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0. नंबर लाइन पे डाल देते हैं. नंबर लाइन अभी सिखाई दी है, 0 1, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस. तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर बन रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी. बस ये आंसर है अपना सोल्व करने के बाद. पर अब ध्यान ये रखना है कि भाई कुछ भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से 1 के बीच में ही होता है, इतना दूर दूर तक नहीं भटकता है वो. तो ये तो अपने क्वेश्चन को सोल्व करने से आंसर आया है, और ये अपन जानते हैं मैंडेटरी कंडीशन कि इससे बाहर तो नहीं जाएगा. टेक इंटरसेक्शन, इससे बाहर नहीं जाना है, 0 से 1 के बीच में ही होता है, 0 हो सकता है. तो मेरे हिसाब से इंटरसेक्शन जो है वो आ रहा है 0 ओनली. 1 पे क्लोज है पर 1 यहाँ ओपन है तो नहीं आएगा. 0 से 1 के बीच में सिर्फ 0 दिख रहा है तो 0 ही आएगा. फ्रैक्शनल पार्ट 0 होने का मतलब है कि एक्स की कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो जो इंटीजर होगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 जो है उसी का होता है. तो सिर्फ इसको इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और कोई वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी. ठीक है. चलिए चलिए जी अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं. फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव इफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. एचपी के बारे में थोड़ा सा आइडिया बताया होगा कि रेसिप्रोकल कर दो अगर टर्म्स का एचपी की तो वो एपी में आ जाती है. तो इनके कहने का मतलब ये है कि 1/x अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं 1 बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये जो है किस में रहेंगे? एपी में. ये इनके कहने का मतलब है. देन द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी इक्वल टू एक्स निकालना, इसको सोल्व करना. अगर 3 नंबर एपी में है तो एबीसी एपी में है तो क्या होता है? 2b इक्वल टू ए प्लस सी. बस इसी को सोल्व कर लेते हैं. 2x फ्रैक्शनल पार्ट, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट और इनटू जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. 3 वेरिएबल चल रहे हैं, x फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ. मैंने क्या किया, ये जो x था उसको लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इनटू फ्रैक्शनल पार्ट. यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट और है पहले से तो 2 हो जाएंगे. 2 फ्रैक्शनल पार्ट बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर मल्टीप्लाई किया तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर. 2 फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये टर्म गया.
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो आ रहा है √2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, वो नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए बोल रखा है। चलिए, और वैसे भी मतलब ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की भी बाउंड्री होगी, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई √2। डन। पूछा क्या था, मैं तो भूल ही गया। वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा वैल्यू ऑफ एक्स तो एक्स क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें एक काम करते हैं, अपने को जो रिलेशन मिला है उसको फ्रैक्शनल पार्ट की जगह लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई √2। ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 1+1/√2। ये अपने एक्स की वैल्यूज है। बेसिकली एक्स की वैल्यूज मल्टीपल आएगी, मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो गई तो 1+1/√2, 2 हो गई तो 2+1/√2, ऐसा 2 × 1+1/√2, ऐसे 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन चेक करना है, तो मैंने क्या सोचा कि लेट्स टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर को 1 थोड़ी देर के लिए। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1+1/√2। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि √2 + 1/√2 है। मेरे हिसाब से कोट π/8 जो है √2 + 1 ही होता है, याद होना चाहिए। 45 डिग्री से आधा कर सकते हो हाफ एंगल फॉर्मूले से। और ये 1/√2, हाँ ठीक है। ये नहीं हो पाएगा, ये √2 - 1 होता है, ये 2 - √3 होता है, ये 2 + √3 होता है। √3 वाला तो सेंस ही नहीं बना था इधर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस सीरीज और ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिक्स कर दिया है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अच्छा, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक फंक्शन है log ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट। ये है log फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट। ये है log ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट। बढ़िया। एक्स की वैल्यू अगर बाकी सब ये सब ठीक है ना, वो पता है हमको। अगर एक्स की वैल्यू 1 to 5 हुई तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट हाउ मेनी पॉइंट्स। एफ ऑफ एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या है उसको लिख लेते हैं। ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है। अब ये बोल रहे कि कहाँ डिफाइन नहीं होगा, तो भाई एक्स की वैल्यू 1 से 5 है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। बढ़िया है, मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ये 0 से 1 के बीच में ये बेस पॉजिटिव ही है, पर कभी जीरो भी नहीं होना चाहिए। और ये जीरो होगा। ये जीरो पता है कब होगा, जब जब इंटीजर वैल्यू पुट करोगे तब तब जीरो हो जाएगा। और एक्स 1 से 5 में इंटीजर कौन कौन से आएंगे, 2 3 4, उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो। यहाँ पे जीरो नहीं आता है, बेस जीरो से बड़ा होता है, बात हुई थी। तो 3 जगह ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब जगह चलेगा। बढ़िया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई दिक्कत है ही नहीं, पॉजिटिव ही जा रहा है वो, है ना। ठीक ठाक सवाल है ना। अगला, अच्छा वही सवाल है, उसी का सेकंड पार्ट एक तरीके से। तो ए तो हो गया अपना कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बी क्या हो गया, बी भी हो गया डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, जी में है फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये बोल रहे हैं कि ए माइनस बी क्या होगा, दोनों को माइनस करके बताओ क्या होगा। तो ए का तो हमने अभी देखा है ना, इसके डोमेन की बातचीत की है। और इसकी बातचीत में ये निकल के आया कि देखो एक्स की वैल्यू इंटीजर पुट मत करना। और क्या बोलते हो, जैसा फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ है वो भी यहाँ पर भी है, तो इसमें भी दिक्कत आएगी कि एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं होनी चाहिए। बाकी इस फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी 0 से 1 के बीच में है। और जीरो के लिए तुमने मना कर ही दिया, क्योंकि इंटीजर पुट नहीं करोगे, तो 0 से 1 में पॉजिटिव ही होता, सब बढ़िया है। इसकी दिक्कत उधर सॉर्ट आउट कर ही दी थी, नहीं थी। तो कुल मिला के दोनों का कंक्लूजन है कि इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये भी बोल रहा है इंटीजर नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर ही है, सेम है। और अगर डिफरेंस करोगे तो a माइनस बी कितना आ जाना है, जीरो। जीरो यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते 5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ये दोनों ही बराबर है तो डिफरेंस जीरो आ गया ना। जीरो जैसा कुछ सेट है ही नहीं, नल सेट बोलते हैं इसको वैसे, है ना। चलिए, अब जो इसका तीसरा पार्ट है वो आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। अब एच के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, है ना। चलिए जी, अगला सवाल। ये ऐसी इक्वेशन भी आपसे पूछी जाएगी, ये भी बहुत सही चीज़ है। तो अगेन वही चीज़ है कि 3 वेरिएबल घूम रहे, 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो मैंने इस बार जो है इसको लिख दिया कि ये होता है एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और इस फ्रैक्शनल पार्ट को इधर लेके चले गए, तो 5 फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 2x। तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो आ गई 2x/5। ग्राफ से सोल्व करना सिखा देता हूँ एक ऐसी इक्वेशन। अपन बनाएंगे एक ग्राफ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, एक बनाएंगे 2x + 5 का, और दोनों देखेंगे कितनी जगह कट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखा ही दिया है ना।
फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाने से पहले अपन बना लेते हैं एक्स वाई एक्सिस और यहाँ पर ड्रॉ करना चालू करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसी ऐसी लाइंस होती है ना, ये ठीक है, मतलब ज़रूरत पड़ने पे आके बना लेंगे, है ना। अभी मैं ऐसी 2-3 लाइन बना के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक अपन लाइन बना देते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी मार्किंग कर लेता हूँ मैं। तो भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये सारे ओपन है और मतलब ठीक है, बाकी तो ना सब बढ़िया है। अब अपन बना देते हैं y इज इक्वल टू 2x+5। क्या बोलते हो? 0 0 से पास करेगा और स्लोप पॉजिटिव ही है। स्लोप का आइडिया आपको दे ही रखा थोड़ा थोड़ा। भाई थोड़ा चक्कर है यार, लाइन बनानी है ना, मतलब 0 0 से पास करेगी तो ऐसी कुछ लाइन होगी। अब क्या करें, देखो डाउट वैसे लाइन बनाते हुए आ गया होगा कि लाइन जैसे बनाओगे ना उतने पॉइंट आ जाएंगे। जैसे मान लो तुमको 0 0 से पास होती हुई लाइन बनानी, तो मैं तो ऐसे भी बना सकता हूँ ना, यूँ ये 3-4 जगह कट कर जाएगी। थोड़ा और झुका दूँ तो और पॉइंट बढ़ जाएंगे। ऐसे ऊपर ही घुमा दूँ तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा। तो ये तो मेरे ऊपर है ना, लाइन कैसे बनानी है। तो ये तो जैसे लाइन बनाओगे वैसी आ जाएगी ना, तो ये तो चक्कर है फिर। तो फिर एक काम करते हैं, मैथमेटिकली वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा कट कर रहे कि नहीं कर रहे। तो अपन ने क्या किया कि ऐसे एक लाइन बनाई। मैंने ऐसे ही एक बार बना के छोड़ दिया, मतलब मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि मैंने यूँ बना के छोड़ दिया। अभी मेरा डाउट अभी भी है कि लाइन ऊपर से जाएगी या और नीचे से जाएगी या यहीं से जाएगी। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक केस ले लिया कि हाँ चलो यहाँ से जा रही होगी, है ना। अभी मैं कैलकुलेशन से वेरीफाई करूंगा, अगर नहीं होगा तो लाइन हटा दूंगा, है ना। और इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया ऐसे, है ना, ठीक है चलेगा। वो पीछे वैसे भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको पता होगा इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई है। ये x-1 है, ये x-0 है, ये x-1 है, ये x-2 है। इट गोज ऑन लाइक दैट। अच्छा, ये सॉल्यूशन सबको दिख गया है, मतलब ये तो बहुत क्लियर है कि x इक्वल टू 0 इज वन सॉल्यूशन। वो देखते ही पता लग गया था 0 0 0, सब बढ़िया। तो अब ये इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा चेक कर रहे हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x/5। इंटरसेक्शन निकाल के देख लो, तो इस जोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लेते हैं। x-1 और 2x/5 अगर सोल्व किया तो मेरे को जो है x की वैल्यू यहाँ से मिलती है 5/3। यानी कि ये 5/3 वाली वैल्यू है। 5/3 1.67, वो वैल्यू 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए। हाँ है 1.67, 5/3 मतलब वो बीच में ही है उसके, 1 से 2 के बीच में, यानी कि इंटरसेक्शन बिल्कुल सही दिखा रखा है। अब मेरा डाउट है कि ये आगे वाली लाइन को कट करेगी कि नहीं करेगी। अगेन सोल्व कर लेता हूँ, x-2 और 2x/5, तो 3x/5 जो है 2 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10/3। 10/3 होता है 3.33 के आसपास ऐसा कुछ। अब मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर इस लाइन को कट करेगा तो वो तो 2 से 3 के बीच में ही कट करेगा। ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में नहीं है, यानी कि कट नहीं कर रहा है। और एक बार अगर उस लाइन ने कट नहीं किया, मतलब लाइन ऊपर निकल गई, तो अब ऊपर ही रहेगी वो लाइन, नीचे थोड़ी आएगी, वो तो स्ट्रेट लाइन है। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, दो, एक तो 0 और एक 5/3। ठीक है भाई, है ना। और ये रहेगा आपका आखिरी क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है। तो आई थिंक मैंने आपको होमवर्क में जो है 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए है ना। ये आप अच्छे से बनाएं, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है जो आपको दिख रहा है। और इसी के साथ अपना लेक्चर भी जो है आज खत्म होता है, लेक्चर 1 फंक्शन का। अगली लेक्चर में अपन जो है फंक्शनल इक्वेशन सोल्व करना सीख रहे होंगे और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, है ना।